हेलो हाय गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, बैकग्राउंड तो पीछे पर्दा था, वो पर्दा थोड़ी देर हटा दिया आज। बस बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है। एक ही मिनट सर, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था आज क्लास है क्यों? आज जुलाई महीना शुरू हो गया ना सर। आज क्लास नहीं होगा तो कब होगा? समझे कि नहीं? हाँ, बाबा, ऐसा कैसा चलेगा? अब शुरू जुलाई महीना हो गया तो क्लास तो होगा ना सर। वो तो जून था इसके लिए ना सर। वो तो जून था इसके लिए सर। कल है, हाँ, कल भी है। टुमारो वी आर आल्सो इन द क्लास। हाँ, वही पीडीएफ दे देंगे सर। पहले पढ़ लो सर, है ना, 1 मिनट। देने का प्लान तो 2 दिन में ही था, पर आपको भी पता है प्लान प्लान ही होता है। आपका भी प्लान होता है ना कि ये करूँगा, ये पढ़ूँगा, ये सब करूँगा। तो ऐसा मेरा भी प्लान था कि मैं ये 1-2 दिन का जो बीच में गैप है, पर वो गैप में मेरे को क्लासेस तो कंटीन्यूअसली चालू ही थे, इसके लिए फिर मैं नहीं दे पाया और कुछ नहीं। अभी आदेश पूछ रहे हैं एक्लूजन टूल्स क्या है भाई? वो टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल है दैट वाज़ फाउंड इन यूरोप। हाँ जी सर। वो एक्लूजन करके एक जगह है, ये देव ने लिखा है यहाँ पे सर। ओके, इट्स अ प्लेस नियर पेरिस, यूरोप के अंदर है। और वहाँ पे एक पत्थर की टेक्निक बनती थी सर। सो देयर वाज़ अ टूल, समझे कि नहीं? सो उसके बेसिस के ऊपर से जो टेक्निक निकलती है उसको एक्लूजन टेक्निक कहते हैं, समझे? है ना? आज आपको रियल स्टूडियो सेटअप दिखेगा। रियल स्टूडियो सेटअप समझे, है ना? कि वो ग्रीन स्क्रीन हटा दिया अब हमने सर। टाइम नहीं हटाया, आज की क्लास में हटाया, ज़्यादा नहीं। चलिए सर, ओके। हाँ, बड़े टीवी के साथ जहाँ अपन वो स्पेशल क्लास और वो सब लेते हैं। सो दिस स्पेशल क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स इज कंडक्टेड इन दिस टेलीविजन, मतलब दिस टीवी और व्हाटएवर वी से, ओके। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो उसमें ना, वो उसमें लिनियरिटी नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है उसकी। द बिगर स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ मेरे को लिखवाने का बहुत आदत है यार, वहाँ लिखवा ही नहीं पाता मैं, मतलब एक हद से ज़्यादा आई कैन नॉट लाइक नो। चलिए सर, इसमें ज़्यादा लीनियरिटी रहती है। हाँ, इसमें थोड़ा फटाफट होता है। तो खैर चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू इंडस सिविलाइजेशन, और इंडस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन थियरीज के ऊपर हमने चर्चा की थी। एंड डिक्लाइन थियरीज के साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि डिक्लाइन थियरीज कैसे हुई। उसके पीछे दो थियरी निकल के एक ही सर है ना। एक आया था द इंस्टेंट डिक्लाइन या सडन डिक्लाइन थियरी सर, ओके। एंड द सेकंड थियरी दैट केम अप वाज द ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी सर, ओके। सो इन द प्रीवियस सेशन मोस्ट प्रोबब्ली वी वर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, एंड ऑलमोस्ट हम लोग तैयारी के ऊपर थे कि भाई इंडस का डिक्लाइन कैसे हुआ सर, ओके। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग इंडस के डिक्लाइन फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे थे। एंड इसी फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैड सीन टू थियरीज, ओके। द फर्स्ट थियरी दैट वी हैड सीन दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द सडन डिक्लाइन थियरी सर। और सडन डिक्लाइन में भी बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे हाइपोथेसिस आए गए थे। ये हाइपोथेसिस को हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया कि वर्ल्ड अफेयर सर्विस क्या कहता है, रेकी क्या कह रहे हैं, या पुरानी एक थियरी चलती थी वो आलियन इन्वेजन की, वो क्या कह रही है सर, ठीक है ना, समझे। एंड अल्टीमेटली हम इसे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनली इसका डिक्लाइन कैसे हुआ सर, ओके, समझे। तो बेस्ड ऑन दिस पार्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था इंडस सिविलाइजेशन को। एंड उसमें खाली एक ही पोर्शन बाकी था, दैट वाज द ग्रेजुअल डिक्लाइन थियरी, कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था सर, ओके। तो सडन डिक्लाइन की तो ज्यादातर थियरीज हमने मना कर दी है सर, है ना, और जितने भी हाइपोथेसिस निकल के आ रहे थे उसको हम लोग नहीं मानते हैं। इनफैक्ट सडन डिक्लाइन के पीछे क्योंकि किसी ने फ्लड थियरी कहा था या किसी ने रियर एवोल्यूशन थियरी बताई थी कि भाई नदियों ने अपना प्रभाव बदल दिया या और भी काम कर दिया सर, ठीक है, समझे। बट दैट वाज नॉट बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल। एंड इसी को ही आज की तारीख के अंदर हम लोग मानते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक कंजर्वेटिज्म की थियरी भी आई थी कि हड़प्पन थोड़े कंजर्वेटिव हो गए थे और उनको लग रहा था कि सब बचा बचा के अपन चलाएंगे सर, है ना, समझे। तो बचाने के चक्कर में फिर वो जो था वो भी उनका बेचारा खत्म हो गया सर। एक्चुअली ये कंजर्वेटिज्म की थियरी अच्छे अच्छे सभ्यता को डिक्लाइन में लेके गई है सर, ओके। नॉर्मली हम घर के अंदर भी इस तरह से रहते हैं कि भाई, है ना, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो सर, ठीक है, समझे। बट देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप देखिए इसके चक्कर में कंजर्वेटिज्म के सामने अगर आप ये सोचोगे कि इनकम बढ़ाने के स्कोप में करता हो सर, ओके, क्योंकि खर्चे तो मेरे हाथ में है नहीं, इन्फ्लेशन मेरे हाथ में नहीं है सर, है ना, इकोनॉमी जो आपकी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हाट नीड्स टू बी डन सर, ओके। तो देन यू नीड टू थिंक अबाउट डाइवर्सिफाइंग योर इनकम सर, ओके। सो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मैनेज इट आउट। तो आप कुछ भी करिए, मतलब एक जॉब कर रहे हो तो दो जॉब करने की कोशिश करिए, दो नहीं हो पा रही है तो फिर ऐसी जगह पे पैसा सेव करिए जहां से आपको रिटर्न्स मिलने की शुरुआत हो सर, समझे, ओके। तो बहुत सारी चीजें दिस दिस मैटर्स इवन द प्रेजेंट एज वेल, कि थियरी ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है वो कभी भी बहुत सारी सभ्यताओं को मतलब ना नष्ट तो नहीं करती है, बट काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि उसको एक तरह से इंपैक्ट तो करती रहती है सर। खैर जो भी है, अब आगे चलते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे द डिक्लाइन फेज, और डिक्लाइन फेज का सबसे लास्ट फैक्टर के ऊपर चले जाते हैं कि हाउ डिड द हड़प्पन सिटीज डिक्लाइन इन अ ग्रेजुअल वे सर, ठीक है, समझे। अब देखिए कि ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी को जब हम लोग समझेंगे तो हमें उसके अंदर की कहानी पीछे की पता होनी चाहिए कि देयर इज कंटिन्यूटी एलिमेंट सर, ओके, समझे। और ये कंटिन्यूटी एलिमेंट ही बेसिकली हड़प्पा को ग्रेजुअल डिक्लाइन के साथ जोड़ा गया है, या वी विल फाइंड कि उसको कहीं ना कहीं अगर आप समझिए कि देखा गया है सर, ओके। अब देखिए कि ग्रेजुअल डिक्लाइन के पीछे की हम लोग क्यों कहते हैं कि देयर इज द इंडस सिविलाइजेशन का जो पतन है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये डिक्लाइन के पीछे हमारे पास आज की तारीख में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है सर, ओके। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन के पीछे हम लोग ये देखेंगे कि देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट आर अवेलेबल सर, है ना, समझे। दिस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स दैट इवॉल्व इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, समझे। सेकंडली वी हैव सीन विद रिस्पेक्ट टू द टाउन प्लानिंग फैक्टर्स एज वेल, कि भाई इंडस सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग हुआ है वो टाउन प्लानिंग में भी ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देयर इज एविडेंस ऑफ माइग्रेशन एज वेल सर, है ना, कि जो हम लोग ग्रेजुअल डिक्लाइन देख रहे हैं तो देयर इज माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द सेटलमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस आर गेटिंग ओपन, ओके। एंड दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, ओके ना। तो कुछ कुछ यमुना की तरफ चले गए हैं सर, है ना, और वहां से वेस्टर्न यूपी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ सभ्यता के लोग हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि गुजरात की तरफ आ रहे हैं सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट
पार्ट हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। देयर इज एन एविडेंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल सर, है ना, ग्रेजुअल डिक्लाइन के पीछे थियरी को जब हम लोग देखेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी एक प्रोसेस देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अर्बन फीचर्स या अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर हम लोग के पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, समझे। देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ स्क्रिप्टिंग एज वेल सर, एग्जैक्टली कि हड़प्पन बेसिकली जो लेटर पीरियड के अंदर निकल के आए तो वो डिक्लाइन में उनकी स्क्रिप्ट का उपयोग करना भूल रहे हैं। इनफैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो था, ये स्टैंडर्डाइजेशन भी धीरे-धीरे गया है, रातों-रात नहीं गया है। स्टैंडर्डाइजेशन होने का मतलब ये है कि वेट्स एंड मेजर्स हो गए हैं या ब्रिक्स हो गए हैं या बाकी सारे डायमेंशंस इनके यहाँ पे जो हुआ करते थे वो सब धीरे-धीरे करके वो भूले हैं सर, मतलब रातों-रात नहीं भूले। कहने का मतलब ये है सर, ठीक है, समझ गए। ऐसे भी सडन डिक्लाइन तो किसी का होता ही नहीं है सर, ना, सबका ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है सर। तो वी विल फाइंड कि सभ्यता हो या इंसान हो सर, ना, वो भी भूलता है तो धीरे-धीरे भूलता है, रातों-रात थोड़ी कोई भूल पाता है सर। तो इंडस को भी ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे सर, है ना, कि दे डू नॉट दे कंटिन्यू टू लिव दैट सर, है ना, समझ गए। वो गाना वही फिर से याद आएगा कि जुदा हो के तुम मुझ में कहीं बाकी है सर, समझ गए, है ना। तो हड़प्पन के अंदर भी ऐसा हुआ कि वो थोड़े जुदा हो गए अपने ओरिजिनल जो आइडेंटिटी थी उससे सर, ठीक है, समझे। बट दे कंटिन्यू टू लिव दैट, है ना। तो इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। लॉन्ग रन प्रोसेस होने का मतलब ये है कि भाई रातों-रात नहीं हुआ है सर, गेटिंग ओके। और इसके पीछे बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस मिलेंगे सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। तो इफ यू सी दी होल पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन, तो डिक्लाइन के पीछे हमारे पास आज की तारीख में एविडेंसेस है जिसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग एक-एक करके सर, ओके। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई यहाँ की जो पर्सपेक्टिव है सर, है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे एविडेंसेस है जहाँ वी विल फाइंड कि एक-एक डिक्लाइन की पैटर्न देखने को मिल रही है सर, ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशियो या स्पेशल एनालिसिस है, समझे। आप जब उसकी एक जगह के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हो तो कुछ-कुछ जगह ऐसी है जहाँ पतन देखने को मिल रहा था सर, ठीक है, समझे। इनफैक्ट द पेस ऑफ डिक्लाइन आल्सो चेंज्ड ऑन, ओके। कुछ-कुछ जगह पे बहुत जल्दी डिक्लाइन शुरू हुआ, कुछ जगह के ऊपर थोड़ा लेट डिक्लाइन शुरू हुआ सर, ओके। तो दैट इज आल्सो वी विल सी कि एक-एक डेफिनिशन के साथ जोड़ा गया है। अब देयर आर सम काइंड ऑफ वेरिएशंस, ओके। द पीपल इन मोहनजोदड़ो और धोलावीरा बेसिकली दे कंटिन्यू टू हैव लाइफ, बट धीरे-धीरे उनका डिक्लाइन हो रहा है सर, ठीक है। कुछ-कुछ जगह के ऊपर एकदम सडन एविडेंसेस है, एब्रप्ट एविडेंसेस जिसे हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ओके। अब मूलतः से इनके डिक्लाइन के पीछे की कहानी के अंदर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है, वो है अबंडनिंग ऑफ द साइट्स, ओके, समझे। तो ये लोग अपनी साइट्स को अबंडन करके चले जाते थे, छोड़ के चले गए हैं सर, समझे। अब छोड़ने के पीछे वी विल फाइंड कि उसमें अलग-अलग प्रकार की कहानियां हैं और वो भी रातों-रात नहीं छोड़ा है सर, ठीक है। कुछ परिस्थिति ऐसी आई होगी इसके कारण ये लोग छोड़ के गए होंगे सर, समझे। तो वी विल फाइंड कि इसके अंदर हमारे पास एविडेंसेस है, देयर आर मल्टीपल एरियाज लाइक चोलिस्तान। अब चोलिस्तान यूज्ड टू हैव द बिगेस्ट कांग्रीगेशन ऑफ द साइट्स, 400 से ज्यादा साइट्स वाली चोलिस्तान के अंदर हमें मिल रही थी। बट देन व्हाट इज हैपनिंग कि इन द चोलिस्तान रीजन व्हेन द एनालिसिस स्पेशल एनालिसिस वाज कंडक्टेड सर, ओके, वी विल फाइंड कि देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन सर इन द लेट पीरियड सर, ओके, ओके। तो उसमें बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी। अब इसमें ड्राइंग ऑफ रिवर्स का फैक्टर भी कंसीडर किया गया है कि भाई नदियां इनकी ड्राई हो गई होगी, इसके कारण इनका डिक्लाइन हुआ होगा सर, ओके। तो हम एक ट्रेंड को इसके अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर इज जनरल अबंडमेंट ऑफ द मैच्योर फेजेस, ओके, समझे, कि मैच्योर फेजेस के अंदर बहुत सारी अबंडिंग हुई है। अब उसमें से हम लोग कुछ-कुछ प्रकार की साइट्स को आइडेंटिफाई कर देंगे सर, ओके। अब दिस इज द डेटा दैट हैज बीन टेबुलेटेड बट वी नीड टू इन्फर इट आउट, है ना, समझे, इन द आंसर प्रोसेस एज़ वेल कि भाई देयर इज एविडेंसेस ऑफ द नंबर ऑफ साइट्स रिड्यूसिंग इन द लेट पीरियड सर, है ना, समझे। अब लेट पीरियड कौन सा आता है सर, ओके। तो वो बेसिकली लेट हड़प्पन पीरियड आएगा या 1800s के बाद वाला जो पीरियड आता है ना, क्योंकि 1800 बीसी के बाद हड़प्पन डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई थी। तो कहीं न कहीं इसको हम लोग मानते हैं सर, ओके। तो पहली चीज हमने आपको अभी टेबुलेट करके बताने की कोशिश की कि भाई जब हम लोग इसको ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी को मानेंगे तो हम बेसिकली इसके ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सर, ओके, समझे नहीं समझे। तो वी विल सी कि देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ द साइट्स, है ना, साइट्स को अबंडन किया गया है, साइट्स को बेसिकली ये लोग छोड़ के गए हैं सर, ठीक है, समझे नहीं, ओके। दूसरी कहानी हमने समझने की कोशिश की कि इनका ग्रेजुअल डिक्लाइन के पीछे जब हम लोग स्पेशल एनालिसिस करते हैं, स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस करते हैं या मूलतः से इनकी मैक्रो लेवल के ऊपर जब इनको देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास ग्रेजुअल डिक्लाइन आ रहा है। इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के एग्जांपल्स लिख सकते हो सर, ठीक है, समझे। तीसरी कहानी हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकी वे ऑफ लाइफ के अंदर खास करके हमें ये देखने को मिल रहा है कि अर्बन टू रूरल ट्रांजिशन हो रहा था। अर्बन टू रूरल ट्रांजिशन कैसे देखने को मिलेगा सर, ठीक है, समझे नहीं, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि कुछ-कुछ साइट्स ऐसी थी दैट कंटिन्यू टू एक्जिस्ट, ओके, समझे। बट देयर इज वी कैन से मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूरलाइजेशन रेदर देन अर्बनाइजेशन सर, समझे नहीं, ओके। तो कहानी ये है कि आपको रोजरी करके गांव मिलेगा सर, है ना, रोजरी इज इन गुजरात सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि वहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, दैट इज द सेटलमेंट साइज इंक्रीज, बट इट वाज हैविंग सम काइंड ऑफ रूरलाइजेशन फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे रूरलाइजेशन के फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो दैट रूरलाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से द हाउसिंग पैटर्न, द रूरलाइजेशन कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एग्रीकल्चर दैट हैज इंक्रीज्ड इन दैट पीरियड सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ओके। तीसरी कहानी हमने आपको बताया कि देयर इज माइग्रेशन सर, है ना, समझे। अब ये माइग्रेशन की थियरी ग्रेजुअल डिक्लाइन के साथ क्यों जोड़ते हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पास आज की तारीख के अंदर एविडेंस है दैट हड़प्पन से माइग्रेटेड, बट दे हैड माइग्रेटेड सर, ठीक है। सो देयर इज अ माइग्रेशन इन गुजरात सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझे। तो रंगपुर रोजरी वाले रीजन के अंदर हमारे पास क्लियर कट एविडेंस है कि माइग्रेशन हुआ है। देयर इज आल्सो एन एविडेंस ऑफ द ईस्टर्न पार्ट सर, है ना, दैट इज द वेस्टर्न यूपी से लेके हरियाणा वाला जो रीजन है वहां पे हमारे पास एविडेंस है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर इज अ माइग्रेशन सर, है ना, फ्रॉम द कोर एरियाज दैट इज लाइक द रीजन्स ऑफ इंडस एंड इन द रीजन्स ऑफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो सर, ठीक है, समझे। एंड पीपल हैव बीन माइग्रेटिंग। अब व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन सर, ओके ना। इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ द रिवर्स ड्राइंग अप, इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ द इकोलॉजिकल रीजंस, इट माइट बी बिकॉज़ ऑफ वी कैन से द फूड क्राइसिस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज़ वेल सर, ओके। रिसोर्स स्कैर्सिटी भी होने की शक्यता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि बहुत सारे चेंजेस हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जो नए सेटलमेंट्स यहाँ पे होने की शुरुआत हुई है वो कहीं न कहीं बेसिकली मूल हड़प्पन से ही लोग थे, बट जिनका एक माइग्रेशन हुआ और माइग्रेशन होने के कारण हमें देखने को मिला कि इनके यहाँ एक पतन की कहानी को आइडेंटिफाई किया गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन वी विल फाइंड कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस साइट्स बीइंग अबंडनिंग, देयर इज अ स्पेशल एनालिसिस के अंदर हमें देखने को मिला है कि साइट्स को छोड़ा जा रहा है, अर्बन टू रूरल फीचर्स बढ़ रहे हैं, माइग्रेशन है। बट देन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कैन बी सीन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देयर इज कंटिन्यूटी इन क्राफ्ट प्रोडक्शन एज़ वेल सर, है ना, समझे। देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ अदर साइट्स एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो दिस एक्चुअली थियरी पोस्टुलेट्स, ओके ना, हम इसके अंदर से ये लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पूरी की पूरी थियरी है। इसमें एक पोस्टुलेशन ये भी देखने को मिल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द माइग्रेशन और इन स्पाइट ऑफ द अबंडनिंग ऑफ द साइट्स, ओके ना, समझे। देयर इज सम कंटिन्यूटी एलिमेंट एज़ वेल सर, है ना। कंटिन्यूटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई इन द सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं सर, है ना, उनके यहाँ पे जितने भी हमें सेटलमेंट्स देखने को मिले, जो नए सेटलमेंट्स देखने को मिले, उन्होंने पुरानी चीजों को कंटिन्यू रखा था सर, ठीक है। मैंने कहा ना कि बस यादें रह जाती है, कोई छोटी-मोटी बातें रह जाती है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही सर, है ना, समझे। बट देन दे कंटिन्यू टू लिव सर, ओके। अब देखिए ये कंटिन्यूटी एलिमेंट कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एलिमेंट इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ से देखने को मिल रहा था कि इन्होंने ब्रिक्स का यूज अभी भी यूज किया था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नो डाउट प्लानिंग का यूज नहीं करने की कोशिश करेंगे सर, बट देन वी विल फाइंड कि ये देखने को मिलेगा। देयर इज कंटिन्यूटी एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सील्स एज़ वेल सर, ओके। अब सील्स की क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गया था डेफिनिटली सर, है ना, समझे। बट देन स्टिल वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई नहीं, इन्होंने कहीं न कहीं एक प्रकार से चीजों को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन फैक्ट देयर इज एविडेंसेस इन द लेट हड़प्पन पीरियड, खास करके लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर क्या हुआ कि नए वो कल्चर्स निकल के आए थे सर, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द लेट हड़प्पन पीरियड, न्यू कल्चर्स इमर्ज सर। से फॉर एग्जांपल इन द सिंध रीजन द जुकार कल्चर इमर्ज सर, है ना। सो द पीपल ऑफ जुकार कल्चर सर, है ना, दे कंटिन्यूड द सम ऑफ द एलिमेंट्स वी विल फाइंड इन एन अल्टर्ड फॉर्म या इन अ चेंज फॉर्म सर, है ना, समझे। तो सिंध के अंदर जुकार कल्चर निकल के आया, या हड़प्पा के अंदर ही अगर आप देखोगे तो सिमेट्री एज कल्चर निकल के आता है सर, ठीक है, समझे। तो ये जो सिमेट्री एज कल्चर है उसके अंदर भी कुछ-कुछ प्रकार की कंटिन्यूटी दिखेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी कि इस बेसिस के रूप में दे कंटिन्यू सम काइंड ऑफ प्रीवियस फीचर्स दैट दे हैड इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, ओके ना, समझे। कि इनके एंसेस्टर्स के पास इन्होंने जो सीखा था वो कैरी करके गए थे वैल्यू सिस्टम के रूप में सर, है ना, या टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। ये कंटिन्यूटी एलिमेंट हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
और आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज कंटिन्यू रहती है सर, गेटिंग ओके। अब जैसे स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट ओवरऑल ग्रेजुअल डिक्लाइन के अंदर गई है सर, है ना, समझे? तो अभी भी इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड देयर आर एविडेंसेस ऑफ स्क्रिप्ट वाज बीइंग यूज्ड इन द ग्राफिटी फॉर्मेट सर, है ना, समझे? गेटिंग ओके। या इनकी पॉटरी को देखने की कोशिश करेंगे तो इनकी पॉटरी के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है कि दैट कंटिन्यूड फॉर अ ब्रीफ पीरियड सर, है ना, समझे? सब जगह के ऊपर तो नहीं होंगे बट देयर आर साइट्स व्हिच वी हैव फाउंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना, गेटिंग ओके। जहां वी विल सी कि कंटिन्यूटी एलिमेंट आया हुआ है सर, है ना, समझे? बट देन इसको लेके भी डिबेट है। देयर आर सम स्कॉलर्स व्हिच सेज कि भी कंटिन्यूटी एलिमेंट था बट इट शुड नॉट बी विद रेफरेंस टू वी विल सी इन लार्ज स्केल एलिमेंट। इन फैक्ट इसको कोई नए कल्चर के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। ये पुराना वो पतन हो रहा था उसके साथ जुड़ा हुआ था सर, गेटिंग ओके। ये आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इनकी जो मेटलर्जी का जो साइंस था, ये मेटलर्जी के साइंस के अंदर भी हमारे पास कंटिन्यूटी एलिमेंट मिला हुआ है सर, ठीक है ना? तो जैसे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हो, कॉपर यूज हो रहा था पर थोड़ा कम हो रहा है सर, गेटिंग ओके। या ब्रॉन्ज के चूज आप देखने की कोशिश करोगे वो भी हमारे पास एविडेंसेस के रूप में है, वो भी कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दर्शा रहा है सर, गेटिंग ओके। तो हम इन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे सर, ओके। ये कंटिन्यूटी एलिमेंट के अंदर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स कंटिन्यू टू एक्जिस्ट, ओके। ऐसा तो था नहीं कि पूरी तरह से डिक्लाइन में चला गया था। वी विल फाइंड कि इट कंटिन्यू टू एक्जिस्ट एंड ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनका डिक्लाइन हुआ। मतलब जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करें उनका डिक्लाइन हो गया था बट इंटरनल ट्रेड वी विल सी कि वो धीरे-धीरे डिक्लाइन में जा रहा है सर, गेटिंग ओके। तो देयर इज एविडेंस ऑफ गुजरात रीजन ट्रेडिंग विद द सिंध रीजन और वेस्टर्न रीजन के अंदर भी कहीं न कहीं हमें यहाँ से देखने को मिलेगा जो कंटिन्यूटी एलिमेंट है सर, है ना, समझे? ओके। इनफैक्ट कंटिन्यूटी एलिमेंट इनके फूड के अंदर भी हम लोग ये लिखते हैं सर, है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस तो हम लोग ये लिखेंगे कि मेसोपोटामिया और वेस्ट एशिया के साथ जो व्यापार था वो तो टूट गया पर इंटरनल ट्रेड थोड़ा बहुत चालू रहा था सर, है ना। वो इंटरनल ट्रेड भी लंबे दूरी तक नहीं होता था, मतलब विद इन द रीजन और इंटर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझिए तो हमें मिल जाएगा सर, ठीक है ना। दिस कंटिन्यूटी एलिमेंट कैन आल्सो बी फाउंड इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम एज़ वेल सर, ठीक है, ओके। सो वी विल फाइंड कि द हड़प्पन हैड यूज्ड द डाइवर्सिफिकेशन एलिमेंट, ओके ना, समझे? एंड इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड आल्सो वी विल सी सम काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फूड विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। इन फैक्ट डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इन गुजरात इन द वेस्टर्न यूपी वाला रीजन एज़ वेल इन द रीजन्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान एज़ वेल सर, ठीक है, गेटिंग ओके। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली हाइलाइटिंग सम काइंड ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज़ वेल। तो हम बेसिकली हड़प्पा के अंदर बहुत सारे कंटिन्यूटी चीजें देखते हैं। ये कंटिन्यूटी हम बेसिकली आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है, यस एग्जैक्टली, कि भाई इन्होंने जो चैरियट्स का यूज किया था, जैसे मेटलर्जी के आर्ट में देखोगे तो आपको चैरियट्स बहुत देखने को मिलेंगे सर, ओके। ये चैरियट जो इक्का टाइप ऑफ चैरियट है सर, है ना, दाइमाबाद से मिले हुए हैं, ये मूलतः से लेट हड़प्पन पीरियड से ही निकल के आए थे सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली शो सम काइंड ऑफ कंटिन्यूटी एलिमेंट। द ब्रॉन्ज कास्टिंग हैड सम काइंड ऑफ कंटिन्यूटी, द कॉपर हैड सम काइंड ऑफ कंटिन्यूटी एज़ वेल सर, ओके। देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एज़ वेल। द प्रीवियस क्रॉप्स दैट वर कल्टिवेटेड वो तो ग्रो किया, उसके सिवा नए क्रॉप्स, नई मेथोडोलॉजी इन्होंने लाने की कोशिश की सर, ओके। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली शोज कि इनके यहाँ कंटिन्यूटी थी। अगर कंटिन्यूटी थी तो बेसिकली ये दर्शा रहा है कि भाई इनके यहाँ कोई भी प्रकार की सडन डिक्लाइन नहीं हुई थी, ये ग्रेजुअल डिक्लाइन थी सर, ठीक है ना, समझे? तो फिर ये कंक्लूजन हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई देखिए इंडस सिविलाइजेशन इतनी लंबे समय से एग्जिस्ट करने वाली सिविलाइजेशन थी सर, है ना, समझे? और 2600 बीसी से आते-आते जब ये मैचुअर पीरियड के अंदर गई और 1800 बीसी तक बेसिकली इसका जब डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई, तो वो डिक्लाइन भी रातों-रात नहीं हुआ था। द नॉलेज कंटिन्यूड टू सर्वाइव एंड फ्लरिश बट लेटर ऑन इट माइट हैव डिक्लाइंड। द रीजन इज दैट कि जैसे-जैसे लोग माइग्रेट होते गए, कुछ-कुछ टूल्स, कुछ-कुछ क्राफ्टिंग, कुछ-कुछ स्क्रिप्ट की जो मेथोडोलॉजी हो, वो फिर जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन नहीं कर पाए सर, ओके। वो तो होता है ना सर कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। रूरलाइजेशन में आप लिख सकते हो डिलिमिटेड हाउसेस का भी बेसिकली यूज होने की शुरुआत हुई, जो इनके यहाँ पे एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि जो अर्बन टू रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हुआ था सर, समझे आप लोग, है ना। तो इस 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग कंक्लूड करवाएंगे इसको और फाइनली हम देखेंगे कि भाई देखिए इंडस सिविलाइजेशन जो है उसका पतन हो गया सर, कहीं समझे? तो इतना रखते हैं इंडस के बारे में सर, है ना, समझे? और ज्यादातर सवाल इंडस के सेंट्रिक जो भी पूछे गए हैं वो भी आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर, है ना। सो ये कंटिन्यूटी एलिमेंट है सर, है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंटिन्यूटी एलिमेंट कैन बी सीन सर, है ना, समझे? तो देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड टाउन प्लानिंग सर, है ना, गेटिंग ओके। बट द प्लानिंग एक्चुअली वाज गिवन आउट सर, गेटिंग ओके। वी विल फाइंड कि देयर इज अ डीअर्बनाइजेशन, मैंने आपको बताने की कोशिश की पर कुछ-कुछ लिमिटेड फीचर्स इन्होंने चालू रखे हैं सर, है ना, गेटिंग ओके। जैसे सील्स हो गए हैं तो सील्स के अंदर कुछ-कुछ प्रकार की चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, चेंज हो रही थी, है ना। वी विल आल्सो फाइंड कि जुगाड़ जैसी जगह के ऊपर तो अभी भी ओल्ड मैनर से लोग रह रहे थे, मतलब जो पुरानी सिस्टम जहाँ हुआ करती थी, बट देन फाइनली वी विल सी दैट कोई डिसकंटिन्यूटी बड़ी मात्रा में नहीं मिल रही है सर, ठीक है ना। क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि कुछ प्रकार की चीजें चालू थी, कुछ प्रकार की बदल में आ गई थी सर, ठीक है, समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ साइट्स, जैसे भगवानपुरा की बात यहाँ पे की गई है कि स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी चालू थी सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि कुछ जगह के ऊपर ये क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं भी चालू था सर, है ना, समझे? फिर पॉटरी के अंदर भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है कि पॉटरी के अंदर जो वैरायटी ऑफ पॉट्स बना करते थे, इन्होंने अलग-अलग प्रकार की डिजाइन्स बनाई थी सर, है ना, समझे? वो बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें बदल गई थी। बट जैसे एक ये पॉटरी है जिसे हम कहते हैं डिशॉन स्टैंड पॉटरी सर, दिस कंटिन्यू टू एक्जिस्ट बट अदर पॉटरी एक्चुअली केम आउट सर, है ना, मतलब वो उसका उपयोग होने की बंद हो गई सर, गेटिंग ओके। तो बेसिकली कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी का ही पार्ट है, इसको नया नहीं देखते हैं। मेनी मेनी ऑथर्स आर ऑफ द ओपिनियन कि जुगाड़ कल्चर जो निकल के आया सिंध के अंदर, कैन बी कंसीडर्ड एज अ न्यू हड़प्पन कल्चर। नो नो नो, इट्स अ न्यू आउटकम ऑफ द हड़प्पन सर, इट वाज अ कंटिन्यूटी इन कल्चर, इसके लिए उसने पुरानी सिस्टम को भी कंटिन्यू रखवाया सर, समझ आप लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे सर, है ना, गेटिंग ओके। तो मेटलर्जी की पॉइंट हो गई है यहाँ पे कि देयर इज अ यूज ऑफ कॉपर बट देयर वाज अ जनरल डिक्रीज, ओके। देखो कंटिन्यूटी में एक चीज हमें हमेशा रखना है कि एक तो संख्या कम हुई है कंटिन्यूटी के अंदर नॉर्मली सब ज्यादातर वस्तुओं में सिवाय के फूड और एग्रीकल्चर की छोड़ के सर, है ना, गेटिंग ओके। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला, अल्टरेशन तो मिलेगा ही सर, समझे? अब जैसे दाइमाबाद कंटिन्यूड जहाँ पे हमें लॉस्ट वेक्स टेक्निक देखने को मिल जाती है, दाइमाबाद की ये हाथी, ये नेशनल म्यूजियम में पड़ा है, 60-70 किलो का वजन है इसका सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स एक्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंटिन्यूटी पार्ट एज़ वेल सर, है ना, समझे? ये सील ट्रेडिशंस की बात करते हो सर, गेटिंग ओके, है ना। तो सील्स जो है वो रातों-रात गायब नहीं होते हैं सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी बट जो पुराने सील्स हुआ करते थे, वी विल सी जो ट्रेडिशनल सील्स हुआ करते थे यूनिकॉर्न वाले, वो कहीं न कहीं वी विल सी कि इनके डिक्लाइन में चले गए हैं सर, गेटिंग ओके। तो ये है स्क्रिप्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ग्राफिटी कंटिन्यूज हो गया, ग्राफिटी मतलब स्क्रिप्ट के जो सिंबल्स थे पॉटरी के ऊपर जो मिल रहे थे वो चल रहे थे बट वो फिर ज्यादा बड़ी मात्रा में यूज नहीं हुए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तो धीरे-धीरे इनका डिक्लाइन में चला गया था बट इंटरनल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो भी धीरे-धीरे हमें देखने को मिल रहा था कि रेस्ट्रिक्ट हो रहा था सर, है ना। एंड देन ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि इनका जो डिक्लाइन है वो होने की शुरुआत हुई। इन फैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, वो है बेट द्वारका के अंदर सर, ठीक है ना। एंड वी विल फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बेट द्वारका के अंदर वो सील मिला है, वो सील बटन सील के रूप में है। बटन सील बेसिकली अगर आप देखोगे पर्शिया वेस्ट एशिया से निकल के आता था, वो लेट पीरियड से है सर, ठीक है। तो शायद तक कुछ-कुछ जगह के ऊपर व्यापार चालू रहा होगा और कुछ-कुछ जगह के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन में भी गया होगा। बाकी फूड के अंदर भी कंटिन्यूटी है, वी हैव गॉट कंटिन्यूटी इन फूड एज़ वेल सर, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है, गुजरात, राजस्थान जहाँ-जहाँ पे ये नए कल्चर्स निकल के आए थे वहाँ लोग खाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ही सर, ठीक है। और पुराने क्रॉप्स जो हो गए वो तो चलेंगे, इसमें बेसिकली राइस भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, समझे? क्योंकि मिलेट तो पहले से ही कर रहे थे ये लोग, है ना। व्हीट और बार्ली भी पहले से कर रहे थे, कॉटन भी आपको देखने को मिल रहा था। राइस इनिशियल पीरियड में नहीं था बट देन द लेटर स्टेजेस डेवलप सर, है ना। और लोथल जैसी जगह के अंदर ऐसा कहते हैं कि राइस के एविडेंस आने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स इवेंचुअली इवॉल्वड दिस पार्ट एंड हमें देखने को मिला कि बहुत सारी जगह के ऊपर कंटिन्यूटी है जिसके कारण ये कंटिन्यूटी एलिमेंट मानते हैं। इन फैक्ट दिस मैप सिग्निफाइज द लेट अर्बन कल्चर्स दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, है ना, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए कि जुगाड़ कल्चर है या आप समझने की कोशिश करिए सिमेट्री एज कल्चर है, बेसिकली जो लेट हड़प्पन कल्चर के अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई या यहाँ गुजरात के अंदर अगर आप समझेंगे तो वी विल फाइंड कि द रोजरी एंड द रंगपुर कल्चर आल्सो इमर्ज अगेन ओके। तो ऑल दिस कल्चर्स कंटिन्यू टू हैव सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ओके। दे वर इंटरेक्टिंग विद द आहार बनास कल्चर और मालवा कल्चर और वी कैन से सिलावड़ा कल्चर एंड कायथा कल्चर हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था सर, ठीक है। तो उनके साथ भी कहीं न कहीं इनका व्यापार हो रहा था सर, ओके। बलूचिस्तान के अंदर पिराक कल्चर है, ऊपर देखोगे तो आपको गांधार ग्रेव कल्चर देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो समवेयर इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, है ना, वी विल कम टू नो समथिंग कॉल्ड एज द गांधार ग्रेव कल्चर, ओके। ये भी बेसिकली लेट हड़प्पन पीरियड के साथ ही मतलब उसी कंटेम्पोरेरी
भाई इनकी जो कंटेम्परेरी एविडेंसेस है वो एक कंटिन्यूटी फेस को दर्शा रहा है सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे? तो इसको खाली याद रखिएगा और इससे ही आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, आपको एक सवाल जो पूछा जा सकता है कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी इनका ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया सर, है ना? तो ट्रेंड भी आपको इसके अंदर से ही समझ में आ जाएगा कि भाई व्हाट हैज़ बीन द कंटिन्यूटी पार्ट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि द कंटिन्यूटी पार्ट शोज़ दैट कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ अर्बन फीचर्स, बट डिक्लाइन ऑफ अर्बन फीचर्स विल नॉट बी अ सडन डिक्लाइन सर, है ना, समझे? बट देन वी विल फाइंड कि ग्रेजुअली डिक्लाइन आपको मिलता है। तो इसमें वेट्स है, इसमें स्क्रिप्ट को लेके है, इसमें पॉटरी को स्टाइल लेके है, आर्किटेक्चर की टाउन प्लानिंग को लेके है सर, ठीक है, समझे? सिविल स्टैंडर्ड्स को लेके है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी थी इनके यहाँ पे सर, ठीक है? तो पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उसके कारण इश्यूज क्रिएट होने की शुरुआत हुई। आपके यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम थी, उसके अंदर बहुत सारा फर्क पड़ गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कहीं न कहीं इनके डिक्लाइन एलिमेंट को दर्शाता है। बट देन वी विल फाइंड कि ये मूलतः से ग्रेजुअल डिक्लाइन था, ना कि सडन डिक्लाइन के साथ जुड़ते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे? तो हमें बेसिकली एक आइडिया रहना चाहिए कि ये थीम से हम लोग क्या-क्या पॉइंट्स लिखेंगे। आपको अब क्या करना है कि ये जो बुलेट पॉइंट्स हमें जो हैंड्स ऑन लिखे हैं यहाँ पे या बेसिकली आपको आगे भी दिखेंगे मटेरियल के अंदर भी, आपको सीधा-सीधा इसमें से इन्फरेंस निकालना है सर, ठीक है ना, समझे? आप जब तक इन्फरेंस नहीं निकाल पाओगे तो देन ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी बनने में थोड़ी दिक्कत होगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे? तो एट लीस्ट ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ इन्फरेंस इन विदिन दी पॉइंट्स एंड इससे आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि भाई कैसे सवाल आपको पूछे गए हैं सर, ठीक है ना, समझे? इनफैक्ट इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर जो सवाल अभी तक आए थे, वो सवाल अभी हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किए थे सर, ओके? अभी एक हमने ना ग्रुप बनाया था सर, है ना? और ग्रुप के अंदर बहुत पहले दिन आपको बताया था कि भाई इसमें कोई भी टैटू नहीं करेगा, मैं इसके ऊपर जब काम चालू करूँगा तो फुल टाइम काम चालू करूँगा सर, ठीक है ना? बट अभी शेयरिंग और केयरिंग शुरू हो गया था वहाँ पे, सो आई डोंट वांट टू मेक इट जस्ट अनदर समझ गए ना सर, ठीक है ना? डिस्कशन प्लेस ओवर देयर, ओके? सो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड नो डाउट वी आर नॉट बेसिकली स्टार्टिंग दैट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर सब पोस्ट करना शुरू कर दोगे सर, समझे? तो भाई आपको करना है तो आप अपने हिसाब से कर दो, बट डोंट डू इट इन द ऑफिशियल ग्रुप दैट आई हैव मेड इट, ओके? समझे? सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड यू वांट टू डू इट, है ना, समझे आपको? गेटिंग पॉइंट, ओके? समझ में आया कि नहीं? आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप बनवाया था। तो उसको अंदर हमारी कोई क्लास के विद्यार्थी है सर, ओके ना, समझे? उन्होंने इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, फिर वीडियो डालना शुरू कर दिया, तो उसका भी एक्सेस बंद कर दिया है सबके लिए सर, समझे? मैं व्हाट विल द पेडागोगी ऑफ दैट ग्रुप, अब उसके बाद आपको बता देता हूँ। वहाँ मूलतः से एक क्वेश्चन आएगा, आज से ही आना शुरू हो जाएगा। आज एक क्वेश्चन जाएगा, उसका 4-5-6 घंटे के अंदर आपको बेसिकली उसके आंसर अपलोड करने हैं उसी के अंदर, फिर उसकी पोस्टिंग बंद कर दूँगा, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट, ओके? मेरे को चाहिए नहीं, नॉनसेंस नहीं चाहिए सर, समझ में आया कि नहीं आपको? दैट्स वेरी क्लियर कट एंड वेरी ऑब्जेक्टिव। आई एम बीन सेइंग एंड रिटरेटिंग दैट थिंग इवन इन द प्रीवियस क्लासेस एज़ वेल सर, ओके? समझ में आया कि नहीं आया? वो खुलेगा, वो 4-5 घंटा 4 घंटे का टाइम दूँगा, वो आंसर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो फिर कोई बात नहीं सर, ओके? और उसमें कोई भी प्रकार की है ना मुझे टाइम पास गिरी नहीं चाहिए सर, समझ में आया कि नहीं आपको? है ना? अंदर-अंदर हम डिस्कस करें, तुम कर दो दूसरा ग्रुप बनाओ, फिर मेरे को मत डालो फिर, समझ में आया कि नहीं आपको? है ना? यू हैव ऑल द लिबर्टी टू डू दैट, ओके? समझ में आया कि नहीं आपको सर? हाँ भाई, अलग ही कहानी है सर, ओके? उसकी ही कहानी आ गई है सर, ओके? तो हमारी कैंडिडेट्स है, क्लास की कैंडिडेट्स है, सो उनको पता नहीं होगा शायद तक या वो ही माइट नॉट बी अवेयर अबाउट द मेथोडोलॉजी थ्रू व्हिच आई वर्क, ओके ना, समझे? तो सबको बता देता हूँ सर, इट्स नॉट द केस ऑफ सिंगल इंडिविजुअल सर, बट ये पहले से अब आपको क्लियर हो गया है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? आप नहीं हो अच्छी बात है सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? क्या करोगे जॉइन करके सर? ऐसा भी कुछ नहीं है उसके अंदर सर। एक पोस्ट नहीं गई अभी तक सर, 1 महीना हुआ, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। और अभी मैं उसको लीनियर करने की कोशिश कर रहा था आज से, मैं सोचा कि आज से अभी 10:30 क्लास के बाद 11 बजे तक एक सवाल जाएगा सर, ठीक है? मतलब 1 तारीख से मतलब जुलाई से प्लान था मेरा कि थोड़ा लीनियर कर देते हैं सर, ठीक है? और उसके बाद उसके पहले ही वहाँ पे डिस्कशन चालू हो गए, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, है ना? बातें शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि भई ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है सर, ठीक है ना? समझे? ये तो चल नहीं सकता सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? है ना? तो ये तो नहीं चल सकता, जो नहीं चल सकता वो नहीं चल सकता सर। समझ में आया कि नहीं आपको? एक ही मिनट सर, ओके। हम कहाँ बात कर रहे थे? व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट? वी वर डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज़, ओके ना? आई विल जस्ट लोड द पीवाईक्यूज़। तुम्हें अंदर-अंदर डिस्कस करना है तो तुम बना दो अपना सर, ठीक है ना? समझे? उसमें फिर डोंट इंक्लूड मास्टर इन दैट, ओके? मास्टर हैज़ गॉट इनफ ऑफ अदर थिंग्स एंड टू टेक केयर ऑफ सर, ओके? गेटिंग पॉइंट, है ना? और उसको बेचारे को ऑफेंसिव लग गया होगा बेचारा कैंडिडेट को, मास्टर ने काट दिया सर, ना सुना भी नहीं मेरा सर, एटीट्यूड दिखाया सर, ओके? पर मास्टर ने पहले दिन से कहा था कि इसमें टैटू मत करना, मजा नहीं आएगी। समझे कि नहीं समझे? कैंडिडेट को बेचारा काफ़ी कतई ज़हर लग गया होगा, बोले यार ये तो गजब बेइज्जती है सर, ओके? बट आई गेस आई हैड डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ, है ना, इन द प्रीवियस वीक एज़ वेल कि भई उसमें ज़्यादा कुछ भी मत करना सर, ओके ना? जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कुछ मत करना सर। गेटिंग पॉइंट, ओके? समझे? है ना? ग्रुप स्टडी ठीक है, एक हद तक तुम्हें थोड़ा फीडबैक के लिए चाहिए होगा और तुम्हें बनाना है तो तुम बना दो अपने हिसाब से सर, ओके? पर यहाँ ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मत करो सर। एक्चुअली कुछ उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे आप में से जिन-जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ इसमें इंक्लूड किया है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक से सर, ओके? सो एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी सर, ओके? समझे? सो आपका जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वाला स्टूडेंट है सर, ओके? उनके लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबब्ली जुलाई हो गया ना, मतलब इसी वीक से नेक्स्ट वीक से करेंगे हम लोग। तो आई विल शेयर यू द प्लान, आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर से प्लान दिख जाएगा। आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद द बैकअप टीम विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज़ एज़ वेल सर। खैर चलिए, तो आगे चलते हैं एंड आगे चल के समझने की कोशिश करें। लिंक दे देना सर, ओके? अबे टेस्ट सीरीज़ तुम्हें वहाँ एप्लीकेशन में दिखती है, मेरे पास लिंक नहीं होती उसकी सर। देखिए ओके? हाँ, बोले लिंक दे दो सर, है ना? सब जगह के ऊपर टेलीग्राम लिंक ही मारते रहो। तुम एप्लीकेशन आप बेसिकली पता है कि नहीं पता आपको दोस्तों के, है ना? इट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ नॉट इन माय हैंड, ओके ना? So there are two things, okay? Now, one thing the master is doing for you, and getting open. Master and his team is doing for you. Second thing is the application or the platform is doing for you, sir. है ना? So whatever the platform has promised, the master is coordinating with the platform, getting open, okay? And he's trying to like be a bridge in between so that आप जो है इसमें आप ये कर पाओ सर, समझे कि नहीं समझे? खैर, तो देखिए सवाल आपको दो तरह से आया है इसके अंदर से सर, getting open, okay? हमें ग्रुप में ज्वाइन होना है, हाँ, मैं करवा दूंगा सर, है ना? उसमें ग्रुप में ज्वाइन करके भी करोगे क्या? अभी क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा तो करवा देता हूँ, चलो। समझे? तो कहानी अब देखिए इसके अंदर से आपको डिक्लाइन फेज़ के ऊपर से सवाल आ चुके हैं, अर्बनाइज़ेशन के ऊपर से सवाल आ चुके हैं सर, ठीक है ना? समझे? आपको डिक्लाइन और सर्वाइवल के ऊपर से सवाल आ चुके हैं सर, गेटिंग ओपन, समझे? समझे? एंड वी विल फाइंड कि हमें इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनकी एब्रप्ट एंड नहीं हुआ है सर, ठीक है ना? समझे? गेटिंग ओपन, ओके? तो ये सवाल अगर आप इसको 20 मार्कर में कर दो सर, है ना? समझे? 60 की जगह, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडस सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव एन एब्रप्ट एंड। डिस्कस द स्टेटमेंट हाउ डज़ इंडस सिविलाइजेशन व्यू इट्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्लोज़ली इन रिलेशन टू वैदिक। अब वैदिक वाले पॉइंट से तो नहीं आया है, बट खाली पहला पार्ट आप इसका देखिए, तो यू विल एक्चुअली कम टू नो अबाउट द होल थियरी कि क्यों इसको ये कह रहे थे कि एब्रप्ट एंड के रूप में इसको नहीं था सर, ठीक है ना? समझे? या वी विल फाइंड कि सर्वाइवल और डिक्लाइन के पीछे जो फैक्टर्स बोले गए, ये फैक्टर्स के अंदर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई इकोलॉजिकल फैक्टर्स की कहानी क्या थी सर, ओके? तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आप लिख पाओगे सर, है ना? हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किया है कि व्हाट वर द इकोलॉजिकल फैक्टर्स that were responsible behind the flow and ebb of the Indus civilization sir, है ना? तो it was very sustainable civilization. It used to take the help of the nature, okay ना समझे? एंड जब तक नेचर के साथ ये लोग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस करते रहे तब तक दिक्कत नहीं हुई। फिर एक दिन अर्थ का अनर्थ हो गया सर, है ना? समझे? एंड इवेंचुअली द नेचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिक्लाइन, गेटिंग ओवर, समझे? तो बेसिकली इसके साथ था कि फ्लो एंड एब ऑफ द
द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोलॉजिकल फैक्टर एग्रीकल्चर से लेके रेन से लेके सॉइल इरिगेशन सिस्टम से लेके क्लाइमेट चेंज का जो पार्ट था उसके अंदर से हम लोग लिखेंगे सर, ठीक है ना समझे। एंड इवेंचुअली हरप्पन सिविलाइजेशन का फ्लो भी उन्होंने डिसाइड किया है और एबी डिसाइड किया है सर। तो इकोलॉजी आज की तारीख के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ अगर लिंक अप करना है तो कर सकते हैं, बट देन हमें हिस्टोग्राफी की पता होनी चाहिए बाय द वे इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कि भाई आज जो लेटेस्ट आईआईटी का जो स्टडी आया है या आईआईटी के स्टडी को छोड़ भी दो सर, है ना समझे। वी विल फाइंड कि फेयर सर्विस की जो एनालिसिस है या बाकी सारे ऑथर्स की जो एनालिसिस है वो बेसिकली कैसे निकल के आई थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, समझे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज थियरी के साथ आपको जोड़ना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ भी आपको जोड़ना है सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो फेयर सर्विस की हाइपोथेसिस हमने पिछले सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि भाई क्या है, और इवन आप उपिंदर मैम की बुक में देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा क्लाइमेट चेंज थियरी के बारे में हमने सेशंस के अंदर डिस्कस किया था कि भाई क्लाइमेट चेंज थियरी है बट इट इज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन, ओके समझे, कि भाई क्लाइमेट चेंज की थियरी है वो भी कोई एक कारण नहीं है, एकमात्र कारण के रूप में इसको नहीं मानेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सवाल आपको सीधे सीधे थे, व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज, ओके समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हम क्या करेंगे कि आई विल सेंड यू दिस आइदर ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज, ओके ना, इन द ग्रुप इटसेल्फ। तो आप उसको पहले प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आइदर ऑफ द डेली आई विल गिव अ फीडबैक ऑन वन क्वेश्चन, ओके। रैंडम आई पिक अप 8-10 लोग लिख के भेजेंगे सर, पहले दिन तो 15-20 लोग भेजेंगे मुझे पता है, बट आउट ऑफ द 15-20 है ना समझे, आई पिक अप 1 और 2 उसके ऊपर ऑडियो नोट भेज दूंगा कि इसमें क्या-क्या चीजें सुधारने की आवश्यकता है, क्या-क्या चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सर, है ना समझे। और डेली विल डू दैट, है ना समझे, डेली एटलीस्ट हम लोग एक सवाल तो डालेंगे ही मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे तक, ओके। तो उससे हमें क्लैरिटी आएगी कि भाई सवाल कैसे बन सकते हैं। एंड दूसरी कहानी ये है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो 4-5-6 घंटे की विंडो उसमें आप पोस्ट करिए, करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ सर, समझे। कंजर्वेटिव थियरी इन द इकोलॉजी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी। देखो इकोलॉजिकल फैक्टर में कंजर्वेटिज्म सीधे-सीधे तो नहीं आ रहा है सर, आप समझिए, मतलब करेंगे ओके। प्रोडक्टिविटी इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एक थॉट ये आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन की थी बिकॉज़ ऑफ चेंज इन इकोलॉजी सर, करेंगे है ना, एग्रीकल्चर से लेके बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। ग्रुप तो मैंने जॉइन किया पर ग्रुप ही नहीं दिख रहा, वो कैसे दिखेगा सर आपको, है ना, ग्रुप एक्टिव ही नहीं है सर, वो मैं एक्टिव कर रहा था उसके पहले उसके ऊपर डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हो गया था सर, करेंगे ओके। तो देन वो अलग ही दुःख है सर, क्या करोगे तुम ग्रुप का सर, ओके। बिना ग्रुप के पास हो जाओ सर, अच्छी बात है, जितना ये से दूर रहोगे ना ये सब ग्राम से जितने है ना, किलोग्राम, नैनोग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से, ओके, उतना जल्दी निकलेंगे सर। आजकल क्या है कि मतलब 2 वैरायटी ऑफ टॉपर्स निकल गया है, करेंगे ओके। अच्छा 4-5 साल या 1-2 साल पुराने टॉपर्स ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे सर, ओके। पर इस बार की टॉपर बैच में काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है और फिर उनके इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू मतलब वो टीवी पे जो आते हैं वो सब ना यूट्यूब पे रॉयल एंट्री वाले, कि आपने कैसे इन दोनों को मैनेज कर दिया, आपको आप क्या सजेस्ट करते हो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब उसमें टॉपर कभी-कभी बोल देते हैं कि वो तो सिलेक्टिव चॉइस है सर, है ना, समझे, आप अपने खुद के हिसाब से डिसाइड करिए। तो काफ़ी लोगों को जो चाहिए था मोटिवेशन वो मिल गया, बोले यस हम अब ब्लॉग भी बनाएँगे और हम सिलेक्ट भी होंगे, पर भाई वो टॉपर निकला है, तुम नहीं निकलोगे सर, है ना, समझे। उनको देख के तुम खुद के अंदर ऐसा मोटिवेशन ला दोगे कि नहीं, नहीं वो उन्होंने किया है तो मैं भी निकलूँगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि तुम भी पास होंगे सर, वही इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो है ना, समझे। देखो टॉपर्स का कैसा है कि वो फिर एक बार बोलेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा सर, है ना, ब्रह्म बोल हो जाएगा ना सर, ओके। सो वन्स दे स्पीक अप एवरीथिंग विल बी ब्रह्म बोल एंड ब्रह्म वचन सर, करेंगे ओके। तो इवेंचुअली हमें देखने को मिलेगा कि फिर कोई उनकी बातों को लेके, है ना, किसी को कोई भी प्रकार की ऐसा समझ गए ना सर, ठीक है। तो उसका क्या करोगे सर। खैर चलिए हम लोग सिलेबस के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस। एंड हमने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसको अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि आगे बेसिकली अब आयरन एज के अंदर हम लोग चले गए हैं, वी हैव गॉन टू दिस नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड आयरन एज, ओके। एंड वी विल फाइंड कि बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रैक्टिसेस जो भी हम लोग चर्चा करेंगे, अब आयरन एज सेंटर चर्चा करेंगे क्योंकि सिलेबस के अंदर भी मेगालिथिक एज है और अगर आप हिस्टोरिकल एजेस का जो डेवलपमेंट देखोगे उसमें भी हमें आयरन एज के अंदर एविडेंसेस मिलेंगे सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि द नेक्स्ट डिबेट अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज ऑफ द आयरन एज, है ना, एंड वी विल फाइंड कि दैट इज बेस्ड ऑन द कल्चर्स कॉल्ड एज मेगालिथिक कल्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें एक शब्द आता है आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और इसमें जितने भी कीवर्ड्स है उसी के रिलेटेड आपको ज्यादातर सवाल आपको पूछे गए हैं सर, है ना। तो हम सवाल के ऊपर भी चर्चा करेंगे पर ओवरऑल पहले थीम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज आयरन एज एंड हाउ इट ऑल इवॉल्वड एंड गेटिंग ओके, किस तरह से इसके अंदर से डिबेट्स एंड डिस्कशंस की जाती है सर। अब देखिए कि हिस्ट्री के अंदर हमने 3 एजेस के बारे में डिस्कस किया सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि जब हमने शुरू किया तो इट स्टार्टेड विद स्टोन एज, राइट और रॉन्ग सर, ओके। स्टोन से हम लोग मेटल की तरफ चले गए सर, है ना, मेटल के अंदर भी हमने समझने की कोशिश की कि पहले कॉपर एज की तरफ गए और कॉपर से ब्रॉन्ज की तरफ गए सर, है ना, समझे। तो इंडस सिविलाइजेशन जो है वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के रूप में कही गई। इसी से ही आज की जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है जिसमें आयरन का सबसे बड़ा यूज हुआ था उसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ये आयरन एज वी विल सी कि भारत के अंदर दो तरह से निकल के आएगी सर, है ना, समझे। एक आयरन एज कल्चर्स के रूप में बेसिकली जिसको आयरन एज कल्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और बेसिकली आयरन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके सर, है ना, अपने आप को मॉडिफाई करने वाले कुछ कुछ सभ्यता होंगे वो भी हमें मिलेंगे सर, है ना। तो देयर इज अ डिबेट विद रिस्पेक्ट टू आयरन एज कल्चर्स, देयर इज अ डिबेट विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से आयरन टेक्नोलॉजी कल्चर्स एज वेल सर, है ना। अब ये क्या है इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग कि क्यों इनको आयरन एज कल्चर और आयरन टेक्नोलॉजी डिबेट के रूप में मानते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट वी विल फाइंड कि आयरन एज कल्चर्स का मतलब ये है कि एक ऐसे कल्चर है जिन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में लोहे का उपयोग करने की शुरुआत की थी सर, है ना। मेगालिथिक पीरियड के अंदर बेसिकली इसको आयरन एज कल्चर के रूप में पहचानते हैं, ना कि आयरन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ सभ्यता है या संस्कृति है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि आयरन का यूज ठीक-ठाक मात्रा के अंदर हुआ था, बरियल्स के अंदर यूज हो रहा था, करीबन 30 से ज्यादा वैरायटी ऑफ आयरन के इन्होंने टूल्स का उपयोग किया था सर, ठीक है। तो उन सब के बेसिस के ऊपर से वी विल फाइंड की डिबेट हुई सर, है ना। ये डिबेट पहले ही बेसिकली निकल के एक कहते हैं आयरन एज कल्चर है, दूसरा है द यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना, समझे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेज और द वेरी फर्स्ट डिबेट विद रिस्पेक्ट टू आयरन, इनफैक्ट आयरन को लेके एक और डिबेट है कि आयरन ने भारत के अंदर सेकंड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया था सर, ठीक है ना, समझे। ये महाजनपद के ऊपर जब मैं आऊंगा तब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो देयर इज वन मोर डिबेट विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ आयरन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट ये आयरन की डिबेट में तो अभी तमिलनाडु बोर्ड में भी उसका बॉक्स बना के दे दिया है कि लोहे के कारण क्या बदलाव हुआ होगा किस तरह से सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि उसमें आर एस शर्मा भी और कोसंबी भी है और भी स्कॉलर्स अपना ओपिनियन देंगे। तो आयरन के ऊपर 3 डिबेट है सर, है ना, समझे। हम बेसिकली आयरन के ऊपर से एक फ्लो चार्ट बना देते हैं कि भाई व्हाट इज द डिबेट ऑल अबाउट आयरन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो फर्स्ट डिबेट इज अबाउट दी आयरन टेक्नोलॉजी और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी सर, ठीक है ना, समझे। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई आयरन का यूज होने की शुरुआत हुई थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसमें से वी विल फाइंड कि नई-नई संस्कृति निकल के आई जिसे हम लोग कहते हैं आयरन एज कल्चर सर, है ना, समझे। तो छोटी-छोटी संस्कृति निकल के आई जो बेसिकली भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह के ऊपर आपको मिलेगी सर, समझे। और वहां से बेसिकली डिबेट और एक निकल के आई जो है द यूज ऑफ आयरन सर, ठीक है ना, समझे। जो ये आयरन एज कल्चर से उसके कारण ही वी विल सी कि सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। सेकंड अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि भारत के अंदर दूसरा शहरीकरण और नगरीकरण होता है जो 600 बीसी से ऑनवर्ड्स होने की शुरुआत हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। आयरन टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है दैट इज एक्चुअली ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड समवेयर अराउंड 1000 या वी विल सी कि 1200 बीसी सर, ओके। तो करीबन 1500 से लेके 1200 बीसी तक का जो पीरियड है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर आर स्टेटेड साइट्स इन द कंट्री जहां-जहां कहीं-कहीं पे हमारे पास लिमिटेड यूज ऑफ आयरन मिलना शुरू हो गए थे। जैसे आप देखिए पोस्ट हड़प्पन पीरियड से ही देयर आर सर्टेन लोकेशंस वेयर वी विल फाइंड कि सम काइंड ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी वाज बीइंग यूज्ड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन वी विल फाइंड कि दैट वाज नॉट यूज्ड इन लार्ज नंबर्स सर, है ना, समझे। इसके अंदर कोई लार्ज नंबर्स हमारे पास नहीं मिले हैं, ना ही कोई उतने बेसिकली टूल्स हमारे पास वैरायटी आपको मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना, समझे। एंड वी विल सी कि लिमिटेड यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड सर, है ना, समझे। तो ये जो लिमिटेड यूज का कांसेप्ट है दैट इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी। दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द आयरन यूज, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जैसे लोथल के अंदर ही उपिंदर सिंह ने लिखा भी है अपनी बुक के अंदर कि लोथल के अंदर करीबन लेट फेज में मतलब 1800 बीसी के आसपास छोटे-छोटे स्कैट्स यूज ऑफ आयरन वाज फाउंड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। या बेसिकली आप बलूचिस्तान वाले रीजन में चले जाओगे, ऊपर नॉर्थ में चले जाओगे, वहां पे भी हमारे पास एविडेंसेस है। इनफैक्ट ये आपकी आहार कल्चर जो है या सेंट्रल इंडिया के अंदर छोटे-छोटे कल्चर जो थे, मालवा कल्चर है, वहां पे भी हमारे पास एविडेंसेस है आयरन टेक्नोलॉजी के, बट वी आर नॉट श्योर कि भाई वो कोई बड़ी मात्रा के अंदर यूज हुआ था कि नहीं हुआ था सर, ठीक है। बट देन जैसे ही आयरन कल्चर्स की बात करेंगे सर, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये बेसिकली ये आयरन टेक्नोलॉजी हम लोग ये कहेंगे कि दे वर बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चैल्कोलिथिक साइट्स, ओके, समझे।
कुछ लेटर स्टेजेस के अंदर आपके यहाँ आयरन का यूज होने की शुरुआत हुई थी, इसके लिए उसको एक एग्जांपल के रूप में कंसीडर किया गया है। दे वर इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1500 टू 1200 बीसी सर, है ना। सेकंड इज द आयरन एज कल्चर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। ये आयरन एज कल्चर के बारे में भी हमारे पास अलग-अलग एविडेंसेस है सर, ओके ना, समझे। अब कुछ-कुछ आयरन एज कल्चर जैसे साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथिक पीरियड के साथ हम लोग जो जोड़ते हैं, वहाँ हमारे पास एविडेंसेस है कि ये भी करीबन 1500 बीसी के आसपास निकल के आए थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर बाकी नॉर्थ के या वेस्ट के या ईस्ट के आप ज्यादातर आयरन एज कल्चर देखोगे, जैसे पीजीडब्ल्यू हो गया है सर, ना, पेंटेड ग्रेवर हो गया, एनबीपीडब्ल्यू हो गया है सर, ठीक है। दे आर ऑल फाउंड इन द रीजन्स फ्रॉम 1000 बीसी ऑनवर्ड्स, ओके ना, समझे। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में हमें ज्यादातर ये सब कल्चर्स का एविडेंस देखने को मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसमें फिर महाजनपद का भी डेवलपमेंट होगा। इसको कल्चर्स क्यों कहते हैं, उसके पीछे के दो कारण हैं सर, ओके। पहला कारण ये है कि इसमें बहुत ही लार्ज स्केल यूज हुआ था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कोई भी संस्कृति है सर, है ना, समझे, समझे। और संस्कृति का मतलब ये है कि लोहे के साथ इन्होंने अपना जीवन बेसिकली जीना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड लिविंग द लाइफ विद रिस्पेक्ट टू आयरन एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि छोटे-छोटे कल्चर्स निकल के आए। ये कल्चर्स के अंदर से ही इवेंचुअली विल सी कि आयरन टेक्नोलॉजी का बहुत ग्रोथ हुआ और फिर एक डिबेट निकल के आई। डिबेट के अंदर कहा गया कि लोहे के कारण सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। अब ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन की कहानी है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे सर, ओके। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ द आयरन टेक्नोलॉजी और द डिबेट अबाउट द आयरन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो मेगालिथिक एज इज ऑल अबाउट द आयरन, है ना, समझे, समझे। मेगालिथिक एज जो है वो आयरन के साथ ही जुड़ी हुई है। बट अलोंग विद आयरन हमें बेसिकली आयरन की डिबेट पहले तो पता होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सवाल ये है कि वी विल ट्राई टू सी दिस पार्ट कि आयरन कैसे निकल के आया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, है ना, समझे। तो अभिषेक का ये सवाल है कि अभिषेक इज योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन सर, है ना, समझे। और योर क्वेश्चन हर्ट मी सर, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। अच्छा, आप में से कितने लोग नए हैं अभी सर, नए मतलब अभी 1-2 दिन में जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है ना, मतलब अभी जॉइन किया है, तो उनको भी प्रीवियस क्लासेस देखना शुरू करना सर, ओके। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइन द प्लेटफॉर्म और रिसेंटली 1-2 दिन में इन्होंने जॉइन किया है सर, ओके। अब उनके लिए बता देता हूँ, आज फर्स्ट क्लास है ना, अंशु का फर्स्ट क्लास है और किसका फर्स्ट क्लास है कि देखो भाई अंशु दोस्त, इसमें दिक्कत ये है कि देव यार ठीक है, मेरे को चुल्लू भर पानी में तुम डुबा दोगे सर, है ना। ये सुप्रियो कह रहे हैं मेरा फर्स्ट क्लास है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। देखिए सर, समझे, है ना, तो मेरे को खुद जाना पड़ेगा कहीं बोतल बोतल में से अंदर जाके सर, समझे। चलो मज़ाक करते हैं सर, है ना, मेरे साथ। चलो कहानी क्या है सर, है ना, रिकॉर्डेड कर दिया ना सर, ओके। तो चलिए सर, ओके। तो डिबेट्स के ऊपर आ जाते हैं, लेट अस सी द डिबेट्स, ओके ना, समझे, एंड व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू इट, ओके। तो पहली कहानी तो आपको ये देखिए, अब जितने भी जो पुराना कोर्स अच्छा पुराना कोर्स देख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके। जिन लोगों ने पुराना देख लिया तो उनको एक आइडिया होगा, इसमें थोड़ा नया कंटेंट के साथ, नया अपडेशन के साथ चल रहा है और नई मेथोडोलॉजी के साथ भी चल रहा है। अब देखिए कि सेकंड इज अबाउट द आयरन डिबेट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और आयरन डिबेट के साथ बेसिकली क्योंकि मेगालिथिक कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद गुड नंबर ऑफ आयरन टूल्स, तो इसके अंदर डिबेट होने की शुरुआत हुई कि भई ये कब निकल के आया होगा और कैसे निकल के आया होगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दूसरी कहानी हमें ये भी देखनी है कि भई ये निकल के आया था तो कौन इंट्रोड्यूस करवा के लेके आया था सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे, समझे। तो वी विल फाइंड कि आयरन डिबेट को लेके डिबेट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन कल्चर सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे, कि भई ये किसने निकाली थी, आयरन टेक्नोलॉजी कैसे निकल के आई थी सर, ओके, समझे। क्योंकि कहानी क्या है, आप देखिए कि मेगालिथिक एज को अगर आप खाली स्पेशल मैपिंग के साथ देखोगे तो इट इवॉल्व्ड समवेयर इन द 1500 बीसी, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। दिस इज द पीरियड वेयर द चालकोलिथिक कल्चर्स वर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू आयरन कल्चर्स इन द सेंट्रल इंडिया। दिस इज आल्सो द पीरियड वेयर द वैदिक एज इज डेवलपिंग एंड अर्ली वैदिक एज अगर आप समझिए तो वो भी बेसिकली इसी पीरियड के अंदर डेवलप हो रही है। तो 1500 से लेके 1000 बीसी तक जब दक्षिण भारत के अंदर बड़े-बड़े पत्थरों के ऊपर के जो बरियल्स थे और बरियल्स को जब हटाया गया और हटाने के बाद वी कम टू नो अबाउट द आयरन बीइंग यूज्ड, ओके ना, समझे। सो दैट स्टार्टेड डिबेट सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। डिबेट के अंदर इस प्रकार की कहानी निकल के आई कि भाई ये जो इंडो आर्यंस थे और आर्यंस जो कहीं न कहीं हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे। उनके साथ भारत के अंदर वी विल सी कि ये आयरन प्रोडक्शन की शुरुआत हुई होगी, कहीं न कहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर चर्चा होने की शुरुआत हुई। दूसरी कहानी ये है कि ये जितने भी आयरन कल्चर्स निकल के आए वो सब जगह के ऊपर थे सर, ठीक है ना, समझे। सो वी फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द लाइक नो द साउदर्न पार्ट, ओके ना, समझे। तो इसके ऊपर ये भी चर्चा होने की शुरू हुई कि भाई भारत के अंदर जो बेसिकली आयरन कल्चर्स निकल के आए, ये आयरन कल्चर्स के अंदर इनकी जो इम्पैक्ट है या इनका जो ओरिजिन है सर, ठीक है ना, अलग-अलग रीजन्स के अंदर निकल गया, ये कैसे निकल के आया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें डिबेट चली। डिबेट किस तरह से चली सर, ओके। तो इसमें भी फिर बेसिकली डिफ्यूजन थ्योरी की बात आई सर, है ना, कि भाई बोला गया कि किसी एक व्यक्ति ने लोहे बनाने की सिस्टम सीखी होगी कि भाई देखो इसको लोहा कहते हैं सर, है ना, समझिए। इसको लगाने से आदमी उठता नहीं, उठ जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो वो भी 2.5 किलो का हाथ है ना सर, ओके। तो एक डिफ्यूजन के रूप में था, तो किसी ने बॉडी बनाई सर, है ना, लोहे की सर, है ना। फिर बोला कि भाई देखो ऐसा 4-4 किलो के 4 सेट मारने के और 5-5 किलो के 5 सेट मारने के सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और फिर उसके बाद ये स्प्रेड आउट हुआ होगा सर, है ना। तो इट माइट बी ओरिजिनेटेड एट वन प्लेस, गेटिंग पॉइंट, ओके। देन इट माइट हैव बीन स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, है ना, समझे। तो एक डिबेट यहाँ से निकल के आई सर, है ना, समझे, डिफ्यूजन थ्योरी के रूप में कि भाई किसने इंट्रोड्यूस किया। दूसरी डिबेट इसके अंदर से ये भी निकल के आती है डिफ्यूजन थ्योरी के साथ, वो है कि भाई न्यूक्लियर ओरिजिन है। ये जितने भी लोहे की साइट्स आपको मिली है भारत के अलग-अलग विस्तारों में, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर ओरिजिन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर ओरिजिन सर, ठीक है ना। तो सब इंडिविजुअली डेवलप थे, है ना, जैसे बुद्धि आती गई लोगों को सर, ठीक है। कहीं पे लोहा दिखा होगा, आयरन की ओर मिली होगी क्योंकि और एक्सट्रैक्शन तो शुरू हो गया था न्यूक्लियर चालकोलिथिक पीरियड से कहीं न कहीं। तो वी विल फाइंड कि एक तरह से हो सकता है कि भाई ये न्यूक्लियर ओरिजिन है। अब ऐसा क्यों मानते हैं सर, ठीक है, न्यूक्लियर ओरिजिन क्योंकि जैसे नॉर्थ की जो साइट्स है, ठीक है, नॉर्थ से आज से करीबन पकड़ के चलिए कि 3500 साल पहले या 3000 साल पहले कोई लोहा लेके नीचे आया होगा सर, गेटिंग पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, है ना, समझे। वी विल फाइंड कि आप ये कह रहे हो कि एक प्रकार से हाइपोथेसिस बना के आ रहे हो कि भाई आयरन सेंटर्स जो है निकल के आए होंगे और ये बेसिकली स्प्रेड आउट हुए होंगे भारत के अलग-अलग विस्तार के अंदर। तो वी विल सी कि डिफ्यूजन की कोई एविडेंसेस नहीं थे। ये डिफ्यूजन इंडिया के अंदर भी नहीं है, ना ही आउटसाइड से भी है सर, ठीक है ना, क्योंकि डिफ्यूजन में ये भी दो प्रकार की कहानी चली। किसी ने कहा कि इंडिया के इंटरनल डिफ्यूजन हुआ होगा, मतलब साउथ के अंदर लोहा मिला होगा, वो नॉर्थ के अंदर लेके गए होंगे, नॉर्थ के अंदर लोहा मिला होगा, वो साउथ के अंदर लेके गए होंगे सर, ठीक है ना, समझे। इसमें किसी ने अब्रॉड आउटसाइड थ्योरी भी निकाल दी कि भाई बाहर से लोहा आया होगा सर, है ना, वेस्ट एशिया से, क्योंकि ये वेस्ट एशिया मैंने बताया कि इंडिया के स्कॉलर्स को बड़ा प्यारा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। जहाँ एक डिस्कशन होता रहता है कि भाई जो भी भारत को मिला है वो पश्चिम ने दिया है सर, ठीक है ना। एनीथिंग दैट हैज गिवन दैट हैज डेवलप्ड इन इंडिया इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, है ना। मैंने बताया ना लव इज इन द एयर वाली कहानी है सर, सिविलाइजेशन इज इन द एयर है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वही कहानी को दिखेगी। तो आयरन एज की बड़ी डिबेट हुई सर, है ना, बोले ये सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन निकल के आए हैं, मेगालिथिक एरा के अंदर निकल के आए और भी जगह के ऊपर निकल के आए, ये भाई साहब आए कहाँ से है सर, ठीक है ना, समझे। तो इसके ऊपर यही बोला गया कि भाई इनका जो ओरिजिन है अलग-अलग रीजन्स के अंदर से आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो भाई इसके ऊपर भी डिबेट हो गई भाई आयरन को लेके कि भाई आयरन की डिबेट सही है कि गलत है सर, है ना, समझे। आज की तारीख के अंदर हम लोग बेसिकली क्लियर कट मानते हैं कि इसमें कोई ऐसा डिफ्यूजन नहीं हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। ये ज्यादातर न्यूक्लियर ओरिजिन का पार्ट है। न्यूक्लियर ओरिजिन मतलब बेसिकली अलग-अलग साइट्स के अंदर हमको ये एविडेंसेस देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एज़ वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, कि भाई इनकी जो ओरिजिन है वो अलग-अलग सेंटर्स के रूप में हुई होगी सर, है ना, समझे। एंड इनका ही सहारा लेके हम हमें ये पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसके अंदर आयरन को इंट्रोड्यूस किया गया सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे, समझे। तो वो भी कहानी इसके अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ से मिलेगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी वी विल सी कि इसके अंदर से ही जो चर्चा करते हैं हम लोग बेसिकली उसमें हमारे पास लिटरेचर के भी अगर हम लोग बात करेंगे सर, है ना, उसके ऊपर चर्चा होती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब देखो लिटरेचर की कहानी क्यों बता रहे हैं सर, ओके, कि भाई आयरन का यूज हुआ तो कहीं-कहीं साहित्य में लिखा है कि नहीं लिखा गया है और किसी साहित्य में लिखा गया तो कहाँ पे किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे, समझे। तो वी विल फाइंड कि लिटरेरी अकाउंट्स में तो क्या वैदिक लिटरेचर था, चलो इसके कंटेम्परेरी पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, ओके। बट वहाँ कहीं न कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें कि वेद के अंदर कोई आयरन की बात की गई है तो देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस, ओके, सिवाय कि द टर्म आयर्स हैज बीन यूज्ड सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दे हैव बीन यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री सर, ओके ना, समझे। बट डायरेक्टली वी विल नॉट फाइंड कि आयरन के एविडेंसेस इनके अंदर से यहाँ से मिलेंगे, बट देन वी नीड टू इन्फर इट आउट टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। तो वैदिक लिटरेचर हो गया है या बेसिकली आयरन कल्चर के साथ लिंक अप किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू संगम लिटरेचर एज़ वेल, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर जब संगम साहित्य का निर्माण होने की शुरुआत हुई तो संगम साहित्य में भी कहीं न कहीं मेगालिथिक के साथ हम लोग लिंक अप करेंगे, उसके ऊपर मैं आता हूँ सर, ठीक है ना, समझे। एंड ये आयरन डिबेट के अंदर बेसिकली आर्कियोलॉजिकल डिबेट भी चलती है और बेसिकली आर्कियोलॉजी के अंदर मैंने आपको
घर बनाते हुए फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अबाउट आयरन इंट्रोडक्शन सर। ओके, तो हमें पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि द होल डिबेट इज अबाउट द आयरन इंट्रोडक्शन इन इंडिया सर। ओके, एंड द होल डिबेट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड कि व्हाट वाज द स्केल ऑफ आयरन इंट्रोडक्शन, हाउ द आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके ना समझे। द थर्ड इज दैट कि आर देयर एनी काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल टूल्स दैट वी फाइंड थ्रू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि आयरन सेंटर्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा। और बेसिकली तीसरा जो पार्ट मैंने बताया, द आयरन प्लेइंग रोल इन द सेकंड अर्बनाइजेशन, जो सबसे लास्ट पार्ट में आएगा, वो हमें पता होना चाहिए सर। गेटिंग पॉइंट है ना समझे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि आयरन को लेके तो मेगालिथिक एज इज मार्क्ड विद आयरन टूल्स एंड आयरन इंप्लीमेंट्स, बट देन द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज विद रिस्पेक्ट टू आयरन। अब थोड़ा उसके अंदर ही आगे चलेंगे सर। गेटिंग पॉइंट। ओके, अब बेसिकली थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज मेगालिथ सर। समझे। गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड देन वी विल ट्राई टू सी दिस पार्ट कि क्या क्या चल रहा है सर। ओके, एक ही सेकंड सर। ओके, जस्ट लोड द फाइल, एक मिनट मिनिमाइज करता हूं। कॉफी पी लिया भाई सर। मेरे को लगा आज मंडे है, पता है वो ब्रेक लेके आए ना अपन, एक मिनट। आज वो ब्रेक लेके आए ना सर, तो आई थॉट कि आज मंडे है सर। ठीक है ना समझे। चलिए सर, ठीक है। अब देखिए कि कहानी क्या थी सर। टेलिंग अबाउट। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे पहली डिबेट को लेके, वो है आयरन की डिबेट सर, है ना समझे। एंड आयरन की डिबेट को लेके हम बेसिकली समझ नहीं, अरे भाई एक दिन ब्रेक ले लिया तो ब्रेक मतलब ब्रेक तो कुछ लिया नहीं था सर। ओके ना, कल भी कुछ ना कुछ चालू था पीछे सर। ओके, तो ब्रेक तो होता नहीं है सर। ओके, गेटिंग समझ में आया कि नहीं, आई डोंट सी एनी ब्रेक। ओके ना, मतलब इतना सारा वर्कलोड है, एकेडमिक नहीं तो नॉन एकेडमिक वर्कलोड होता है सर। ऐसा जरूरी नहीं है कल नॉन एकेडमिक वर्कलोड था, नॉर्मली एकेडमिक वर्कलोड होता है, बट देन वी विल फाइंड कि सम डेज देयर इज नॉन एकेडमिक वर्कलोड एज़ वेल। ओके ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो कुछ यूट्यूब के ऊपर एक सेशन बना दिया है ना, विलियम बेंटिक की पोल खोल की थी कल, उसके पहले डेलोजी की पोल खोल की थी, है ना समझे। तो अब एक और कर्जन की पोल खोल कर देंगे आज सर। ओके, एंड देन बाकी कुछ और काम था सर, है ना, और भी काम होता है सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। ये आपको लग रहा है बट समझिए, पढ़ लो सर, है ना, पढ़ लो, है ना, पढ़ाई कर दो फिर समझे नहीं समझे, वरना सब कुछ सिंगल हैंडेडली मल्टीटास्किंग और फायर फाइटिंग करना पड़ेगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी। गेटिंग पॉइंट, समझ है ना। समझ में आया कि नहीं आपको सर? अलग कहानी है सर। चलिए सर, ठीक है ना। तो हम कहानी क्या बात कर रहे थे, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर। ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड हम 63 लेक्चर तक किया है। एग्जाम 2009 पुराना करूँ या नया करूँ सर। ठीक है ना, एक्सटेंड कर दूँ सर। ओके, अब इट्स अप टू यू बेटा, व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू कि अगर आप एक्सटेंड कर पा रहे हो तो कर दो, वरना आप पुराना एक बार देख लो और फिर पीडीएफ नया पढ़ लेना सर, है ना, ये मटेरियल नया पढ़ लेना सर, है ना समझे। सो क्योंकि 2024 में एग्जाम है एंड if you have got the resources and if you have the like no time factor as well, you need to consider other things as well. So you can make out your mind and then you can finally decide it. But I would suggest you कि at least you read from the latest material, है ना, it has been very like no updated and इसके ऊपर काफी काम किया गया है सर। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं मेगालिथिक पीरियड के साथ जुड़ी हुई बातें कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। देखिए व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर। गेटिंग ओके, सो इन द मेगालिथिक एरा द फर्स्ट डिबेट इज अबाउट द ट्रांजिशन टू आयरन सर, है ना समझे। गेटिंग ओके, और आयरन को लेकर मैंने बताया कि दो प्रकार की डिबेट्स हुई सर। ओके ना, पहली हुई आयरन टेक्नोलॉजी की डिबेट और आयरन एज कैसे निकल के आया। तो आयरन एज बेसिकली इज एन एज जहां बेसिकली आयरन की यूज अच्छी खासी होने की शुरुआत हो गई और फिर साउथ इंडिया में मेगालिथिक निकल के आया, नॉर्थ इंडिया में एनबीपीडब्ल्यू निकल के आया और पीडब्ल्यू निकल के आता है सर, है ना समझे। तो ये डे टू डे यूज में आने की शुरुआत हुई सर, है ना समझे। इसमें भी आयरन का भी इंट्रोडक्शन बेसिकली साउथ नॉर्थ में बहुत अलग है, क्योंकि ये जो पीरियड है दिस इज पीरियड फ्रॉम 1000 बीसी ऑनवर्ड्स सर। ठीक है ना, ये जो पीरियड है ये 1500 बीसी के आसपास मेगालिथिक पीरियड की ओरिजिन हुई, मैंने आपको बताया सर। ठीक है, तो साउथ नॉर्थ में भी देयर इज अ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द आयरन एज सर। ठीक है, इसके पहले आयरन टेक्नोलॉजी आई थी। आयरन टेक्नोलॉजी मैंने बताया छोटे लेवल के ऊपर थी, वो बेसिकली ज्यादा यूज नहीं हो रहे थे। एंड वी विल फाइंड इन द रीजन ऑफ आहार और इन द रीजन ऑफ मालवा और इन द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया गुफराल, तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ बेसिकली आयरन एज और द आयरन टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड, बट दे आर नॉट यूज्ड इन मच लार्ज नंबर सर। ठीक है ना। ओके, तो हमें बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे निकल के। अब देखिए आयरन कैसे निकल गया उसको लेके भी डिबेट हुई। ये डिबेट को लेके वी विल कम टू नो कि एक कहानी आती है, वो है डिफ्यूजन थियरी, है ना। डिफ्यूजन के अंदर मैंने आपको बताया कि कहीं बाहर से लेके आए, वैसी बातें देखिए सर। ओके, पर आज की तारीख के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट हुआ था। न्यूक्लियर का मतलब है कि स्पेसिफिक सेंटर्स के अंदर निकल के आया था सर। ओके, तो एक प्रकार की इवोल्यूशन बिलीफ हुआ करती थी कि भाई ये आर्यंस लेके आए, पर आर्यंस तो खुद लोहे का उपयोग नहीं करते थे, वो कहां से लेके आएंगे सर। ओके, तो आज की तारीख में कोई एविडेंस नहीं है कोई वेस्ट एशिया से आर्यन कहीं से लेके आया है सर, है ना समझे। तो हमारे यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो सब अपने एरिया के अंदर ही है सर। ओके, और वो भी रीजनल वेरिएशंस के साथ आपको मिला। रीजनल वेरिएशंस का मतलब है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री द आयरन एज स्टार्टेड इन द अर्ली स्टेज, किसी में बाद के स्टेज के अंदर भी आपको मिलेगा सर। है ना समझे। तो जैसे अर्ली आयरन सेंटर्स के बारे में एक लिखा गया गांधार ग्रेव कल्चर, मैंने आपको बताया कि इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री द गांधार ग्रेव कल्चर हुआ सर। ठीक है, या बलूचिस्तान से लेके बहुत सारी जगह, ये बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द आयरन टेक्स सर। समझे। तो बेसिकली आयरन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ लेट हड़प्पन साइट्स है ना, मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा की कुछ साइट्स के अंदर देयर इज एविडेंस है ना। ओके, अब कहां-कहां आपके पास एविडेंसेस आपको मिल जाता है सर। ओके, तो हड़प्पन इनिशियल पीरियड के अंदर तो आपको नहीं थे, बट इन द लेट स्टेजेस वी विल सी कि इनके यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। अवेयरनेस को लेके वी विल फाइंड कि उसको लेके क्लैरिटी नहीं है, बट इन सम ऑफ द साइट्स लाइक लोथल देयर इज एविडेंसेस ऑफ सम काइंड ऑफ आयरन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटेस्ट स्टेजेस सर। ओके, तो वी विल सी कि लोथल के अंदर ये बातें की गई है, पर ये याद रखना कि लेटर पीरियड में आया था 1890 में। तो डे टू डे यूज में हड़प्पन से कभी भी यूज नहीं किया था सर, है ना। तो मोहनजोदड़ो से लेके अलाहाबाद से लेके और भी साइट्स आपको मिलेगी, उपिंदर मैम ने भी लिखा हुआ है, इसको क्लैरिटी होनी चाहिए सर। ओके, मोस्ट ऑफली ये चालकोलिथिक साइट्स के साथ जो व्यापार कर रहे थे या वेस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे, वहां से आयरन टेक्नोलॉजी को इन्होंने बोरो किया होगा सर, है ना समझे। ये राजस्थान के अंदर आहार कल्चर था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर। ठीक है, तो आहार का जो एक लास्ट स्टेज निकल के आया, वहां पे भी हमारे पास कहीं ना कहीं आयरन का यूज होने की शुरुआत हो गई थी सर, है ना। आहार है, नू है, राजस्थान में नू कल्चर हुआ करता था नॉर्थ के अंदर सर। ओके, तो वहां पे भी हमारे पास एविडेंसेस है, या बेसिकली ऊपर की गंगा का रीजन है सर, है ना, वहां पे भी वी विल फाइंड कि आयरन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हुआ था सर, है ना समझे। तो हम बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल साइट्स हो गए ना समझे। अब सबकी सब साइट्स के अंदर आपको रटा नहीं मारना, पर एक आपको थीम पता होनी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा और कहां-कहां से डेवलपमेंट हुआ सर। ठीक है, वैसे ईस्ट के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है इन मल्टीपल लोकेशंस हो गए ना समझे, जहां आयरन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। जैसे चिराड हो गई है सर। ठीक है, तो चिराड इज वन सच प्लेस वेयर वी विल फाइंड कि आयरन वाज यूज्ड। ओके, तो बिहार, बंगाल, झारखंड वाले रीजन के अंदर भी मिलेगा और आज के बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है जहां आयरन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था सर। ओके, तो गिलगाई केव कल्चर है या गांधार ग्रेव कल्चर है, वहां पे भी वी विल सी कि लिटिल बिट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके ना, और इसके पीछे हमारे पास एविडेंसेस भी है सर। ओके, तो आप स्ट्रैटिग्राफिकल स्टडीज जब देखेंगे तो स्ट्रैटिग्राफिकल स्टडीज के अंदर वी विल कम टू नो कि आयरन कल्चर वाज बीइंग यूज्ड इन वन ऑफ द फेजेस सर। ओके, तो इससे भी हमको ये पता चल रहा है कि आयरन का यूज हुआ। इनफैक्ट जो मेगालिथिक कल्चर निकल के आया, मेगालिथिक कल्चर भारत के अलग-अलग विस्तार में था सर। ओके, तो इसमें गुफकाल के अंदर भी मेगालिथ्स आपको मिलते हैं। गुफकाल मैंने आपको बताया न्यूज़ साइट हुआ करती थी। ठीक है, तो इन गुफकाल आल्सो विल कम टू नो सम काइंड ऑफ आयरन टूल्स वर यूज्ड। ओके, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द अर्ली आयरन कल्चर ओनली सर। ओके, या सॉरी अर्ली आयरन टेक्नोलॉजी नॉट कल्चर। ओके, तो देयर इज सो मच ऑफ एविडेंस, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है जिसके थ्रू ये मानते हैं कि भाई आयरन जो है वो इंट्रोडक्शन अलग-अलग जगह के ऊपर बेसिस के ऊपर निकल के आया होगा सर। है ना समझे। तो देयर इज एविडेंसेस, देयर आर ओरिजिन इश्यूज है ना समझे कि कितना पुराना है, उसकी एंटिक्विटी को लेकर चर्चा चल रही है सर। ओके, तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल इश्यू सर, है ना समझे। और डिबेट इसके लिए है क्योंकि हमारे पास कोई
ट्रांजिशन के एविडेंसेस नहीं है, बट देन आयरन वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अर्ली स्मॉल 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 सिस्टम्स, गेटिंग पॉइंट, ओके समझे। बट देन वी विल फाइंड कि आयरन के एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आया था, या आयरन का जो ट्रांजिशन हुआ है चाल्कोलिथिक पीरियड से या कुछ कुछ साइड्स में इंडिविजुअली निकल के आया है, वो कहीं बेसिकली कॉपर से निकल के आया था, उसको लेके अलग अलग प्रकार की बातें हैं सर, ठीक है ना, समझे। सो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस विद रिस्पेक्ट टू आयरन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, है ना, समझे, कि व्हाई पीपल एक्चुअली ट्रांजिटेड फ्रॉम कॉपर टू आयरन, सर, है ना, कि जैसे एक डिबेट ये भी चलती है इसके ऊपर कि भाई ये लोग बेसिकली कॉपर से आयरन की तरफ क्यों गए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक प्रकार की इनोवेशन थी इनके यहाँ पे, या कोई इंसेंटिवाइजिंग था सर, है ना, समझे, या बेसिकली इनकी एक नीड आ गई थी, या इन्होंने कुछ डिस्कवर किया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसको लेके भी एक डिबेट हुई सर, है ना। डिबेट के अंतर्गत उपिंदर सिंह ने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की कि वी विल फाइंड कि देयर माइट बी अदर रीजंस, ये रीजंस के अंदर उन्होंने बेसिकली ट्रेड के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया और कहा कि भाई आयरन ओर बेसिकली अच्छी मात्रा में अवेलेबल था, उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी कंपेयर टू द कॉपर एज वेल, सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी, जैसे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बढ़ा होगा सर, ओके, और उनको ये समझ में आ गई होगी कि आयरन की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, आयरन का यूज अच्छा हो सकता है, कॉपर की लिमिटेशंस भी थी, ब्रॉन्ज की भी लिमिटेशंस थी, एग्रीकल्चर से लेके टूल मेकिंग के अंदर भी। तो वी विल सी कि दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड आयरन बीइंग यूज्ड इन लार्जर नंबर्स, ओके ना, समझे। बट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई द आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड, गेटिंग पॉइंट, ओके। व्हाट वर द फैक्टर्स, ओके ना, विद थियरीज रिलेटेड टू इट, ओके। आज की तारीख के अंदर हम लोग इसके अंदर से यही कंक्लूड करेंगे कि वी विल सी दैट द आयरन एज was an outcome of the nuclearization. It was a transition from local regions, okay ना, समझे। They might have interacted with each other, sir, getting point, okay. बट घुमा फिरा के हम लोगों को यही लिखना है कि भाई आयरन का जो उपयोग हुआ था वो अपने हिसाब से अपने स्पेसिफिक सेंटर्स में था और किसी में कोई डिफ्यूजन थियरी का पार्ट नहीं जोड़ेंगे सर, समझे नहीं समझे। अब वापस यहाँ पे हम लोग की जो डिस्कशन होगी वो यहाँ पे आएगी सर, ओके, कि भाई ये जो आयरन है, ये आयरन के बेसिकली जो टूल्स थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, ये मूलतः से हमें यहाँ पे कहाँ गया सर, ओके, समझे, किधर गया, हाँ इधर था, हाँ इधर पे थे सर, ठीक है, आयरन डिबेट के ऊपर। तो इसके ऊपर से हम बेसिकली फिर से मेगालिथिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई मेगालिथिक पीरियड के अंदर आयरन की इंपॉर्टेंस क्या थी और मेगालिथिक साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे सर, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू गाइस कि व्हाट इज आयरन डिबेट ऑल अबाउट, ओके। आयरन डिबेट में हमने दो बार डिस्कस किया है। तीसरी डिबेट जो है आयरन की सर, है ना, समझे, दैट इज द यूज ऑफ आयरन और प्लेइंग अ रोल इन सेकंड अर्बनाइजेशन, उसको मैं महाजन पद के अंदर डिस्कस करूंगा सर, है ना, कीवर्ड उसमें एक उपिंदर मैंने बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ नोट्स के अंदर भी उसको अपलोड कर देंगे सर, ठीक है। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल सर। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं और मेगालिथिक पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि व्हाट इज मेगालिथिक सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी हमें ये भी देखनी है कि मेगालिथिक पीरियड के अंदर से किस किस प्रकार की डिबेट्स निकल के आई, मेगालिथिक की भी वेरिएशन है सर, है ना, समझे, और उसके ऊपर से सवाल आपको कैसे पूछे। तो देखो सवाल है ना इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है सर, ओके। तो इसमें हम लोग पीएचडी नहीं करेंगे सर, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। क्यों पीएचडी नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मैक्सिमम 20 मार्कर का सवाल आता है सर, समझे नहीं समझे। तो वी विल फाइंड कि एक सवाल पूछा कि डिस्कस द एक्सटेंट सेटलमेंट पैटर्न सब्सिस्टेंस इकोनॉमी ऑफ द मेगालिथिक कल्चर्स, क्या पूछा कि कहाँ-कहाँ फैले हुए थे, इनकी सेटलमेंट पैटर्न बताएं सब्सिस्टेंस इकोनॉमी सर, है ना, समझे। तो ओवरऑल इनकी इकोनॉमी जीविका के लिए किस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की थी, आर्थिक व्यवस्था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक बार पूछा कि इन व्हाट वेज द मेगालिथिक वेज कल्चर कैन बी कंसीडर्ड द फाउंडेशनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, है ना, कि भाई दक्षिण भारत की थी, क्योंकि ये यही कल्चर संगम पीरियड में आगे कंटिन्यू रहे सर, ओके। तो इनकी बहुत सारी लिनियरिटी अगर आप देखोगे दक्षिण भारत की संस्कृतियों में लेटर पीरियड में भी निकल के इसके फाउंडेशन फेज का आ गया कि भाई इन्होंने स्क्रिप्टिंग तो आती नहीं थी इनको ज्यादा, बट देन इनकी कंटिन्यूएशन बहुत देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। और तीसरा 2021 में आपको इस बार आया सर, है ना, विल इट बी प्रॉपर टू कंसीडर मेगालिथिक्स टू रिप्रेजेंट अ सिंगल होमोजेनियस और कंटेम्परेरी कल्चर्स? नो सर, है ना, समझे। क्योंकि व्हेन वी सी द मैपिंग ऑफ मेगालिथिक कल्चर्स वी विल फाइंड कि देयर कल्चर्स हैड सो मच ऑफ रीजनल वेरिएशन, स्पेशल वेरिएशंस के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बाकी सारी जगह के ऊपर हमें कोई होमोजेनिटी नहीं मिलती। जैसे आयरन एज है ना, मेगालिथिक पीरियड में हम कहते हैं कि मेगालिथिक्स और मेगालिथ्स वर एक्चुअली द लार्ज स्टोन बरियल्स वेयर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पैटर्न्स वाज फॉलोड, ओके ना, इन द फॉर्म ऑफ टोपिकल एंड वी कैन से the other formats like the cyst burials or the cane burials, okay. But then we will see there is no single homogeneity sir, now the reason is that कि even iron भी सब जगह के ऊपर नहीं मिलता है। हम देखते हैं अभी मेगालिथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेगालिथिक एज को आयरन एज के रूप में पहचानते तो है सर, ठीक है, बट देन विद इन द मेगालिथिक एज आल्सो वी डू नॉट फाइंड ऑल द साइट्स रिप्रेजेंटिंग आयरन, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके। तो आयरन इंडस्ट्री को लेके जो बात हो रही है ना कि भाई आयरन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो ठीक है, तो उसमें भी लिमिटेशंस आपको मिल जाएगी। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वी शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट विद रेफरेंस टू द आयरन एज पीरियड एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड सर, तो तीन चार प्रकार की डिबेट्स आपको इसके अंदर से पता होना चाहिए सर, ओके। तो सिलेबस में तो ये पॉइंट्स लिखा गया मेगालिथिक के अंदर से, बट हम बेसिकली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, नेचर, सेटलमेंट, इकोनॉमी और इसकी साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे सर, ओके, कि भाई किस किस तरह से इनकी कंटेक्स्ट निकल के आई है, कौन से एरियाज में निकल के आई है, इनके अंदर कितने कितने रीजनल वेरिएशंस हुआ करते थे सर, है ना, समझे, ओके। अब समझने की कोशिश करिए तो वी हैड डिस्कस्ड दिस पार्ट कि दक्षिण भारत के अंदर बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक शब्द यूज किया गया था सर, ठीक है, समझे। और कहा गया कि भाई विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडिया सर, ठीक है, समझे, द कल्चर्स, सम ऑफ द कल्चर्स दैट हैड यूज्ड इन द न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक, इन सम ऑफ द कल्चर्स प्रिसाइजली इन द साउथ ओनली द टर्म न्यूलिथिक वाज यूज्ड सर, ठीक है, समझे, ओके। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि दक्षिण भारत के अंदर दो प्रकार के कल्चर्स निकल के आए थे। कुछ जगह के ऊपर न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक है ना, दोनों के दोनों वी विल फाइंड की एक संस्कृतियां थी जो एग्जिस्ट कर रही थी। कुछ कुछ जगह के ऊपर एक्सक्लूसिव न्यूलिथिक थे सर, है ना, समझे, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ मेगालिथिक, ओके ना, समझे, देयर आर सम साइट्स दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम न्यूलिथिक एरा एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालिथ डायरेक्टली सर, है ना। सो वी विल फाइंड की ह्यूज बरियल्स, स्टोन बरियल्स, है ना, अलोंग विद द स्टोन बरियल्स वी विल फाइंड द यूज ऑफ आयरन एंड स्पेसिफिक पॉटरी सर, और उन धारा लेके बेसिकली डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो जैसे ये मेगालिथिक के अंदर इफ यू कैन सी दिस फोटोग्राफ सर, ओके ना, समझे, आपको इस प्रकार की बरियल्स की वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे ये टोपिकल है, जैसे कोड़ेकाल है सर, ठीक है, समझे, या वी विल फाइंड कि आपको ये डोलमेन सिस्टम देखने को मिलता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर आर सो मच ऑफ वैरायटी व्हिच आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू बरियल्स, और ये बरियल की जो टेक्निक है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, ये भारत के अलग-अलग विस्तारों के अंदर थी सर, समझे। बट इनका ओरिजिन देखोगे तो कुछ-कुछ ऐसी साइट्स है जो न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक से निकल के आई है, कुछ-कुछ ऐसी है जो खाली न्यूलिथिक पीरियड से ही ट्रांसफॉर्म होके मेगालिथ में आई है सर, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ मेगालिथिक साइट है ना, व्हेन वी डू द स्पेशल एनालिसिस, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो दैट इज बेस्ड ऑन द वी कैन से ओरिजिन फ्रॉम न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक, सम ऑफ देम वर एक्चुअली बेस्ड इन द न्यूलिथिक एरा एंड दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मेगालिथिक सर, है ना, समझे। तो ये हमें पहले तो ओरिजिनल वैरायटी पता होनी चाहिए। दूसरी कहानी हमें ये पता होनी चाहिए कि नो डाउट दे हैड यूज्ड द मेगालिथिक बरियल्स, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, बट नॉट ऑल मेगालिथिक साइट्स वर हैविंग द आयरन टूल्स दैट वर यूज्ड फॉर द वी कैन से द कल्चरल पार्ट, ओके ना, समझे, कि देयर आर मेनी साइट्स व्हिच आर डिवॉइड ऑफ आयरन टूल्स एज़ वेल, है ना। सो देयर इज अ नोशन व्हिच सेज कि मेगालिथिक साइट्स हैव ऑलवेज आयरन टूल्स फाउंड इनसाइड देम सर, ओके ना, कि एक नोशन ये भी है कि जितने भी मेगालिथिक साइट्स हैं उन सब के अंदर बेसिकली आयरन के टूल्स मिले हैं, लोहा मिला हुआ है सर, ओके। तो ये नोशन भी हम लोग आज की तारीख के अंदर इसको गलत मानते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। तो इसी बेसिस के रूप में एक डिबेट चली कि भाई जितनी भी मेगालिथिक साइट है उसके अंदर रीजनल पैटर्न है। रीजनल पैटर्न के अंतर्गत हमें ये मिल रहा है कि खास करके वी विल फाइंड कि जो साइट्स हमको बिहार वाले रीजन के अंदर मिली हुई है, या वी विल फाइंड कि कुछ-कुछ जगह में एमपी में मिली हुई है, वहाँ पे हमारे पास आयरन के टूल्स नहीं मिले हैं सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। बट देन वी विल फाइंड कि दक्षिण भारत के अंदर आपको मेगालिथिक की साइट मिली है, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर वाले रीजन में, वहाँ आपको भर-भर के आयरन के टूल्स मिले हैं। इनफैक्ट आयरन के टूल्स आपको कश्मीर में मिले, गुफकाल में सर, है ना, गुफकाल सीधी न्यूलिथिक साइट के रूप में निकल के आई एंड इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वी कैन से द मेगालिथ साइट, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आयरन यूज का भी आपको डेवलपमेंट मिलेगा सर, है ना, समझे। तो उसमें भी आपको वेरिएशंस के पॉइंट पता होने चाहिए सर, ओके। सो देयर इज गुड अमाउंट ऑफ वेरिएशन दैट इज अवेलेबल सर, है ना। दिस वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू आयरन टूल्स, दिस वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू बरियल्स, दिस वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग आयरन टूल्स एज़ वेल, दैट इज स्मेल्टिंग सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, कि आयरन की स्मेल्टिंग कैसे की गई वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, और अलग-अलग साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे सर, है ना, समझे। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू गाइस कि भाई बेसिकली जो मेगालिथिक कल्चर्स है, अब आपको जो सवाल आता है वो साउथ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या ओवरऑल मैक्रो सवाल आएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड हां साउथ डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम मैंने बताया तो सही सर, ठीक है ना, समझे, कि कुछ न्यूलिथिक चाल्कोलिथिक से हुई, कुछ न्यूलिथिक से मेगालिथिक के अंदर
चली गई, उसके बावजूद भी बेसिकली आयरन टूल्स, अब साउथ वाले बेसिकली नियोलिथिक से मेगालिथिक में आए हैं ज्यादातर, ओके, बट देन आयरन टूल्स हैव बीन फाउंड, ओके, तो इनको बुद्धि सीधी आई होगी कि भाई हमको कॉपर वॉपर नहीं वापरना है, नाउ वी वांट टू डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द आयरन ओनली सर, ओके, लेकिन उसको लेकर डिबेट आ गई डिफ्यूजन वाली, बोले ये इनकी बुद्धि ऐसी आई नहीं कि कॉपर यूज करे, सीधा आयरन के ऊपर चले गए, अब चले गए तुम्हें क्या है सर, उसको लेकर तुम ये कहोगे कहीं बाहर से लेके आ गए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो आज के विंध्या से नीचे वाला रीजन है ना, द रीजन फ्रॉम द विंध्यास, ओके ना, विंध्या से लेके नीचे वाला जो रीजन है वहां पे आपको मेगालिथिक बरियर्स विद आयरन मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, सो जो साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपका मेन सिलेबस का भी पार्ट है सर, समझे, उसके अंदर वी विल सी हमें एक एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, जहां वी विल फाइंड कि इनकी एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरन यूज हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो यहाँ अगर आप समझिए तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ द मेगालिथिक कल्चर्स, गेटिंग पॉइंट, ओके, सो वी विल फाइंड कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ नियोलिथिक फॉलोड बाय मेगालिथिक, मैंने बताया सर, ओके, कि भाई ये गुफकराल और कश्मीर वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, सो इन चिनान रीजन आल्सो वी कम टू नो अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न मेगालिथिक एज वेल, वी कम टू नो अबाउट द डेक्कन एंड द साउथर्न पार्ट, अब देखिए कि द मेगालिथ्स व्हिच आर लाइंग इन द साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन्स, ओके ना, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, गेटिंग पॉइंट, क्योंकि ज्यादातर अगर आप समझने की कोशिश करिए इसी का ही ट्रांसफॉर्मेशन की बातें होती रहती है सर, समझे, तो इसमें आज की तमिलनाडु वाला रीजन हो गया है, खास करके आप आंध्र वाला रीजन देखोगे, कुछ कुछ आपको दक्कन में आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे, तो उनके ऊपर से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, समझे, जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, गेटिंग पॉइंट, ओके, एंड वी विल फाइंड दे आर लाइंग बिलो द विंध्यास, ओके, दे गो ऑल द वे डाउन टू तमिलनाडु रीजन एज वेल, जैसे वी विल सी कि आदिचनालूर है, पयमपल्ली है सर, ठीक है, तो ये तो पुरानी साइट्स भी हुआ करती थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी सर, और इसी को आयरन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंसीडर करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू कि इवन विद इन द मेगालिथ्स है ना, इवन विद इन द मेगालिथ्स, ओके ना, समझे, द आइडिया इज दैट कि वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये जितनी भी साइट्स है हमारे पास है ना आज के पीरियड के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, नॉट ऑल कंसिस्ट ऑफ आयरन, नॉट ऑल कंसिस्ट ऑफ वी कैन से द टूल्स दैट आर यूनिफॉर्म इन नेचर, है ना, तो होमोजेनिटी की बात होगी ना सर, तो होमोजेनिटी आपको कभी नहीं हुई ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन में होमोजेनिटी नहीं मिल रही थी, तो ये कल्चर्स में कैसे दिखेगी सर, ठीक, और ये तो बड़े स्केटर्ड हुआ करते थे ना सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो मेगालिथिक कल्चर्स आर ऑफ टू टाइप्स, समझ में आया कि नहीं आपको, एक है आयरन यूजिंग कल्चर्स एंड सेकंड इज द नॉन आयरन यूजिंग कल्चर, समझे, तो वी कैन हाईलाइट दिस केस कि भाई मेगालिथिक कल्चर्स के अंदर दो प्रकार है सर, ओके, एक लोहे के साथ उपयोग कर रहा है, दूसरा लोहे के बिना उनकी, पर वो उन्होंने मेगालिथ का यूज किया है, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे, तो वी विल फाइंड कि ये कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसको कहते हैं कि दक्षिण भारत वाले जो है मेगालिथ कल्चर जो है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, वो सबके सब बेसिकली एक आयरन कल्चर के साथ जुड़े गए हैं सर, खैर, तो आयरन की डिबेट तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि ये कैसे निकल के आए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, अब सवाल ये आता है कि ये मेगालिथ की ओरिजिन कैसे हुई, आयरन की तो हमने बात कर दी सर, ओके, अब दूसरा सवाल आता है कि मेगालिथ जो है ये बड़े-बड़े बेसिकली जो बरियर्स के रूप में है सर, ठीक है, इनकी ओरिजिन कैसे हुई, है ना, एक डिबेट ये भी आती है, ये कहाँ से करके आए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, ये कितने पुराने हैं उसको लेके भी इसके ऊपर से चर्चा चल रही है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि इनकी ओरिजिन को लेके अलग-अलग प्रकार के स्कॉलस्टिक ओपिनियन है, और ये बेसिकली बातें हो रही है इस तरह से कि भाई ये निकल के आए थे समवेयर इन 1000 एंड दे कंटिन्यू टू एक्जिस्ट इवन इन द संगम पीरियड एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे, इनके बारे में वी विल सी कि लिटरेचर के अंदर भी कहीं न कहीं मेंशन्स लिखी गई है और बोला गया है कि ये जो मेगालिथिक कल्चर है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, उसके पीछे देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वी विल आल्सो फाइंड कि इसके पीछे लिटरेरी एविडेंसेस भी है सर, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो मेगालिथिक की ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग दो प्रकार की बातें लिखेंगे, एक तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और दूसरे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले से ही लोगों को पता था, मतलब बेसिकली मेगालिथिक एरा, तो वी विल फाइंड कि 1500 बीसी के आसपास निकल के आई होगी, बट देन इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस देयर आर एविडेंसेस, लिटरेचर में खास करके संगम लिटरेचर के अंदर वी विल फाइंड कि देयर इज अ प्रैक्टिस दैट सेज अबाउट द नडुकाल प्रैक्टिस, है ना, समझे, नडुकाल इज अ प्रैक्टिस वेयर वी विल सी कि स्टोन मेमोरियल्स वर इरेक्टेड फॉर द वॉरियर्स, ओके ना, समझे, एंड बेस्ड ऑन द नडुकाल प्रैक्टिस देयर इज एन एविडेंसेस इन द लिटरेचर वेयर द वॉरियर्स वर वर्शिप्ड, और फिर ये लोग जाते थे वहां पे और फिर मत्था टेक के विद्रोह करने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि ये दर्शा रहा है कि द संगम पीपल वर अवेयर कि भाई ये हम ट्रेडिशन को इनहेरिट किया हुआ है सर, ठीक है, नडुकाल की प्रैक्टिस जो है ये इनहेरिटेड है, इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि ये उन्होंने बोरो की थी, ये चल रही थी सर, ओके, मतलब ये है कि करीबन संगम लिटरेचर से पहले ये एग्जिस्ट कर रही थी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, है ना, इट वाज अ प्री एग्जिस्टिंग रिचुअल, इट वाज अ प्री एग्जिस्टिंग कि भाई हमने बोरो किया है, ये जमीन हमको हमारे फादर ने दिया है, तो भाई ये तो कंटिन्यूटी का तो पार्ट है ना सर, समझे, तो इसके साथ हम लोग इसको जोड़ देंगे कि भाई देखिए देयर इज एविडेंसेस ऑफ लिटरेरी ट्रेंड्स एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, सेकंडली मेगालिथ को लेके वी विल आल्सो फाइंड कि जब इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजी में तो बेसिकली क्या है, तो एक तो मेगालिथ खुद है, जब इनकी स्टडी करते हैं तो इससे हमको समझ में आ रही है सर, दूसरी हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि पॉटरी के अंदर भी एविडेंसेस है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, सो इन द मेगालिथ ओरिजिन सर, ओके ना, समझे, मेगालिथ के तो बहुत सारे वैरायटी है, इनको स्टडी करेंगे तो इससे भी हमको समझ में आएगा कि ये कितने पुराने थे, कहां से आए थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, अब ये पॉटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो पॉटरी है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस निकल के आए सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, ये वेरिएशंस के अंतर्गत जो एक ब्लैक ऑन रेडवेयर करके पॉटरी आपको देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे, बेसिकली ये एक प्रकार की ऐसी पॉटरी है जो लाल कलर की पॉटरी के ऊपर वी विल फाइंड काले कलर की आपको फायरिंग मार्क्स देखने को मिलेंगे, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, एंड वी विल फाइंड कि इसके बेसिस के रूप में इसको हड़प्पन से थोड़ा अलग किया जाता है सर, ओके, तो ब्लैक एंड रेडवेयर है और ब्लैक ऑन रेडवेयर है सर, ठीक है ना, द टू टाइप्स ऑफ पॉटरी टूल्स दैट वी फाउंड इन दिस रीजन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल सी दैट मेगालिथिक पॉटरी के अंदर भी आपको एक खासियत देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे, तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए कि एक है ब्लैक ऑन रेड सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे, हड़प्पा की पॉटरी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, एंड देन वी विल फाइंड कि एक है ब्लैक एंड रेडवेयर सर, है ना, बीआरडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मिलेगा, जहां आपको इस प्रकार की पॉटरी एविडेंसेस मिले हैं, कुछ कुछ जगह के ऊपर से मिल गए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो वी विल फाइंड कि इनकी टेक्निक की अलग-अलग प्रकार की पैटर्न है, वैरायटी ऑफ पैटर्न हमको यहां से मिलेगी सर, ओके, उससे भी मेगालिथिक को हम लोग स्टडी करेंगे, तो देयर आर एविडेंसेस, ओके ना, समझे, द डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ एविडेंसेस ऑफ पॉटरी फाउंड इन दिस रीजन सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, एंड इसी को बेसिकली स्टडी करते हुए मेगालिथिक के ओरिजिन के ऊपर डिबेट चलती रहती है, बातें चलती रहती है सर, और बेसिकली इसको कोरिलेट किया गया है कि भाई ये संगम पीरियड तक एग्जिस्ट कर रहा था, इनका जो कल्चर था वो बेसिकली संगम पीरियड तक एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसे भी इनके साथ बोला गया, इनकी क्रोनोलॉजी करीबन 1500 से लेके या कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 बीसी के आसपास ओरिजिन हुआ होगा, एंड इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इन द संगम एरा, मतलब संगम एरा तो फर्स्ट सेंचुरी तक था सर, ठीक है, तो इसकी ओरिजिन को लेके इनकी जब लिटरेरी ट्रेंड्स को देखेंगे तो क्रोनोलॉजी के लिए कहा गया है कि कुछ कुछ में 1500 कहा गया, कुछ कुछ ऑथर्स ने कहा कि नहीं भाई, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ये 1000 बीसी के आसपास ओरिजिन हुए होंगे एंड दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इन द लेटर स्टेजेस, एंड क्योंकि संगम पीरियड के साथ ये कोरिलेट कर रहे हैं तो 200 100 सीई तक या बीसी तक इनका एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि संगम पीरियड इज बिटवीन 300 टू 100, है ना, 300 से लेके 0 तक का पीरियड भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, तो इसको लेके ये बात है, अब उसमें कुछ कुछ ऑथर्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं, दे एग्जिस्टेड फ्रॉम द न्यूलिथिक एरा सर, है ना, इनका ओरिजिन जो है वो न्यूलिथिक पीरियड से ही आ गया होगा, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि ये मेगालिथिक्स का कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, अब सवाल ये आता है कि ये मेगालिथ्स क्यों बनाए गए थे सर, ओके, ओरिजिन को लेके तो दो हमारे पास एविडेंस सीधे सीधे है, अब इसके अंदर से एक और डिबेट निकल के आई, डिबेट क्या निकल के आई कि व्हाई द मेगालिथ्स वर मेड, ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सर, अब ये तो होगा ही सर, इतने बड़े पत्थर के अंदर बरियल डाले गए, है ना, कि भाई डेड बॉडी को दफनाने के लिए, मतलब इतना करने की क्या आवश्यकता थी, सारा बरियल नहीं कर सकते थे, चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हो सर, आजू बाजू में गड्ढा डालते हो फिर डेड बॉडी यहाँ रखेगा सर, है ना, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स अराउंड सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, आप सीधा सीधा चुपचाप कर दिया होता सर, जमीन में अंदर सर, ओके, तो व्हाई यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड सर, समझे, तो इसको लेकर डिबेट तो होनी थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, डिबेट किस बात के ऊपर थी कि भाई व्हाई दिस मेगालिथ्स वर मेड, गेटिंग पॉइंट, ओके, सेकंडली जब बेसिकली मेगालिथ बन रहे थे तो अलग अलग ओपिनियन आएगी सर, ओके, तो मेगालिथ्स की बेसिकली डिबेट चली, ये डिबेट किस तरह से चलती है सर, है ना, समझे, सो डिबेट वाज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे, कि भाई ये कहां से है, अब इसमें भी फिर दो प्रकार की कहानी चलती है, कुछ कुछ ऑथर्स है जो कह रहे थे कि ये जो पत्थर रखने की जो टेक्निक है सर, है ना, समझे, ये फॉरेन टेक्निक है सर, ये इंडियंस को आती नहीं थी ऐसी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझ में आ कि नहीं आपको, तो घुमा फिरा के ये तो
था ही ना सर, ओके ना, समझ गए ओके। और अब जैसे इनका मानना है स्टोन एज पता है आपको यूरोप के अंदर स्टोन एज करके जगह, अच्छा आपको पैलियोलिथिक का पीडीएफ निकालोगे तो उसमें एक पहला फोटोग्राफ डाला हुआ है स्टोन एज का, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि स्टोन एज में भी स्टोन एज के कल्चर से सर उसके साथ ही जुड़ा गया है सर, तो वी विल फाइंड कि यहाँ पे भी यही बात हुई सर मेगालिथिक पीरियड के अंदर कि बाकी के अंदर ये लिखा गया वेयर वी विल सी कि भाई इनकी फॉरेन ओरिजिन है सर, गेटिंग पॉइंट ओके। अब बेसिकली फॉरेन ओरिजिन भी कैसे थी सर, ना समझे, तो उसको लेके भी अलग अलग प्रकार की बात है। कोई कह रहा है कि आर्यंस के इन्फ्लुएंस के कारण ये लोग आए होंगे सर, ना समझे, सो दे माइट बी आउटकम ऑफ द आर्यन इन्फ्लुएंस, ओके, गेटिंग पॉइंट। आर्यन ओरिजिन के साथ कैसे आप इसको मानोगे, तो उसमें इन्होंने लिटरेचर लिखा है सर, ठीक है ना समझे। तो अगर आपको पता होगा तो एक टर्म है जिसका नाम है वत्सतोमा। वत्सतोमा इज अ सेरेमनी व्हिच इज कंडक्टेड टू मेक अ नॉन आर्यन पर्सन इनटू आर्यन पर्सन सर, ठीक है ना, संस्कृताइजेशन आर्यनाइजेशन का पार्ट है सर, गेटिंग पॉइंट ओके। वत्सतोमा बेसिकली वत्स्य के लिए यूज किया गया है सर, ठीक है ना। वत्स्य इज अ काइंड ऑफ द पीपल ऑफ द फॉरेन ओरिजिन या बेसिकली नॉन आर्यन पीपल सर, ठीक है। तो ये जो वत्स्य सब है, वत्स्य वत्स्य है ना समझे, ये टर्म ही बेसिकली एक प्रकार की फॉरेनर्स के लिए आर्यंस ने यूज किया था, और आर्यंस मेगालिथ्स के साथ कांटेक्ट में आए होंगे, इसके लिए आर्यंस ने इनको ये इनहेरिट करके दी होगी सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो बेसिकली भाई ये फॉरेन ओरिजिन के लोग थे, बेसिकली आर्यंस के साथ इनको कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करिए, लिंक अप करने की कोशिश कीजिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट ओके। इसमें फॉरेन ओरिजिन के अंदर फिर से डिफ्यूजन थियरी है, देखो डिफ्यूजन थियरी तो हर जगह के ऊपर दिखेगी सर, है ना समझे। भारत ने ये किया, बोले डिफ्यूजन है ना, ये स्प्रेड हुआ है, कल्चर निकल के आया होगा सर, गेटिंग पॉइंट ओके। अब बेसिकली ये थियरी में फिर से वो बाहर का निकल के आया, बोले वेस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से, है ना, कुछ लोग आए होंगे सर, है ना, अपना ये कल्चर लेके, और वहां से ये लोग इंडिया की तरफ आए, इंडिया से कुछ कुछ लोग साउथ में चले गए, और फिर इन्होंने इस प्रकार की वी विल फाइंड की अपनी कल्चर और संस्कृति का निर्माण कर दिया सर, गेटिंग पॉइंट है ना समझे। तो इसमें ये कहानी है, इसमें कुछ कुछ लोगों ने कहा कि ये साउथ में आए तो सही, पर जमीन के रास्ते से नहीं है, समुद्र के रास्ते से है ना समझे। सो देयर इज आल्सो वन थियरी व्हिच सेज दैट द मेगालिथ पीपल, है ना, द द्रविडियन ओरिजिन पीपल, इनको द्रविडियन कहा गया लेटर पीरियड में, दे केम फ्रॉम द साउथ एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट है ना समझे। अब ये कैसे पता चला, तो भाई कुछ कुछ एविडेंसेस है, कुछ कुछ टूल्स हमारे पास आज की तारीख में एविडेंसेस के रूप में है, जिनके अंदर से इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देखो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, ये साउथ में पहले मिलते नहीं थे सर, गेटिंग पॉइंट ओके। ऊपर से इनका ये मानना था कि घोड़ा मेगालिथिक पीरियड के अंदर घोड़े का एविडेंसेस हो गया था सर, ठीक है। तो घोड़ा जो है वो इंडस सिविलाइजेशन में तो था नहीं, घोड़ा वैदिक एज में ही था, तो बेसिकली घोड़ा तो के दौर से आए होंगे, साउथ में सेटल हो गए होंगे सर, ठीक है ना समझे। और बेसिकली ये बाहर से निकल गया सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो हॉर्स बरियल्स है हमारे पास, हॉर्स के यूज हमको मिल जाते हैं, हॉर्स के बोन्स मिल जाते हैं सर, ठीक है। हॉर्स के ऊपर हंटिंग सीन्स मिल रहे हैं मेगालिथिक पीरियड के अंदर से। तो ये सब कुछ बेसिकली इनका ये मानना है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल एशिया से आए हुए अलग लोग हैं सर, ठीक है, जिन्होंने अपना खुद का सिस्टम निकाला सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वी विल फाइंड कि इसको लेके फिर डिबेट चल गई सर, डिबेट किस बात की, बोले घोड़े का उपयोग करते हुए ये लोग आए और इन्होंने सब कुछ चलाया सर, है ना। तो विदर्भ में एक जगह है जुनापानी करके सर, ठीक है, वो जुनापानी के अंदर हमारे पास एविडेंस हॉर्स के सर, गेटिंग पॉइंट ओके। बट ये थियरी के साथ बेसिकली आज की तारीख के अंदर हम लोग इसको पंचर कर देते हैं। क्यों पंचर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू इंटरप्रेट थिंग्स अराउंड सर, गेटिंग पॉइंट ओके। क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करिए ओके। वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया से आए हुए जितने भी कल्चर्स या जितनी भी संस्कृतियां हुआ करती थी सर, गेटिंग पॉइंट ओके, वो 1500 बीसी के आसपास खुद डिक्लाइन में चली गई थी। जैसे ईरानी कल्चर की बात करते हैं, है ना, समझे, वेरस दक्षिण भारत के मेगालिथिक कल्चर्स निकल के आए थे 1500 बीसी के बाद, है ना, मतलब वहां डिक्लाइन हो गया है, उसके बाद यहाँ कैसे बनेगा सर, गेटिंग पॉइंट समझे, इट्स सिंपल ना सर ओके। दोनों कंटेम्पररी होते तो समझ में आ रहा है कि चलो माइग्रेशन हुआ होगा, एक सभ्यता ने दूसरी सभ्यता को हेल्प की होगी, कुछ लोग आए होंगे सर, ठीक। वहां तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन के 100 200 300 साल के बाद मेगालिथ्स निकल के आए भारत के सर, ठीक है। तो बेसिकली वहां से लोग आए होंगे, फिर 200 300 साल तक अंडरग्राउंड हो गए होंगे, और फिर अचानक से बोले हाँ चलो चलो अब कुछ बनाते हैं अपन सर, अपने पूर्वजों वाला सर, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वी विल फाइंड कि जो हॉर्स डिफ्यूजन थियरी चल रही है, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई एक डिफ्यूजन हुआ था और एक प्रकार की लिमिटेशंस थी, उसको हम लोग नहीं मानते आज की तारीख में सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो फॉरेन ओरिजिन तो चला गया सर, हम देख नहीं समझे। फॉरेन ओरिजिन में बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, हम कॉलोनियल हिस्टोरियंस लिख देंगे सर ओके। सो विल नॉट गो इनटू द डिबेट्स अबाउट द हिस्टोग्राफी, मैं आपको पहले भी कहा था। तो हम कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, अगर इसकी ओरिजिन के ऊपर से सवाल आएगा सर, गेटिंग पॉइंट ओके। बट देन वी विल फाइंड कि जब हम लोग इंडिजिनस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, है ना, तो इंडिजिनस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को लोकल ऑथर्स का नाम लिखना पड़ेगा, और बेसिकली हम लोग दक्षिण भारत के लिखे आर चंपक लक्ष्मी जेएनयू के ही स्कॉलर है, एंड देन के नीलकंठ शास्त्री सर, है ना, इनकी बहुत ही फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करके, है ना, ब्लू कलर का कवर है, और फिर इसमें तो और भी रिसर्च किया गया है सर, तो वी विल फाइंड कि इंडिजिनस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके ना समझे, तो ये थियरी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा आप देखोगे तो मानते हैं सर ओके। इंडिजिनस क्यों, क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी थियरी कहा गया है कि भाई ये तो इवोल्यूशन है सर, ठीक है। ये न्यूलिथिक चालकोलिथिक कल्चर से बेसिकली ग्रेजुअल इवोल्यूशन के रूप में निकल के आया है, इनकी कस्टम्स होंगी, इनकी रिचुअल्स होंगी, और बेसिकली आप देखिए कि कस्टम रिचुअल्स पहले भी न्यूलिथिक चालकोलिथिक में बरियल की चल रही थी सर, ओके। सो बेसिकली इनके अंदर छोटा मोटा इंटरेक्शन होने की शुरुआत हुई होगी, एंड जैसे जैसे आयरन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जैसे पहले ब्रॉन्ज को और या कॉपर के टूल्स को ये लोग बरियल में डालते थे, वैसे लोहे को डाला होगा सर, समझे। तो इट्स सिमिलर ना कि इन द अर्ली एरा वी हैड सीन दैट द कॉपर टूल्स वर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ बरियल, तो दे माइट हैव एक्चुअली यूज्ड आयरन एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो इट इज मोर ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्रेडिशंस ओके ना, समझे समझे, है ना। और इसी बेसिस के रूप में हम बेसिकली ये मानते हैं कि भाई इसमें कोई फॉरेन ओरिजिन का जो सिस्टम है वो करेक्ट नहीं था सर ओके, ये इंडिजिनस कल्चर्स के रूप में ही थे सर, गेटिंग पॉइंट ओके। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें विदेशी इन्फ्लुएंस है सर, है ना, समझे समझे, एंड इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसमें वी विल सी कि विदेशी इन्फ्लुएंस आया था। मोस्ट प्रोबब्ली वी विल फाइंड कि वेजिटेरियन रीजन से या वेस्ट एशिया से कुछ लोग आए होंगे, वहां से इनके बीच में इन्फ्लुएंस हुए होंगे सर, ओके समझे। तो कॉम्बिनेशन है इसमें, पर विदेशी इन्फ्लुएंस लिमिटेशंस के साथ ही था सर, है ना। तो 100% करेक्ट भी नहीं है कि भाई विदेशी ही थे, पर 100% ये भी नहीं है कि भाई ये लोकल ही थे, पर लोकल विद द हेल्प ऑफ वी कैन से द फॉरेन इन्फ्लुएंस, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो एक चीज आपको ये भी समझ में आ गई कि भाई इनकी डिबेट के अंदर ये चर्चा हुई, और चर्चा के अंदर घुमा फिरा के हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये विदेशी के साथ लोकल के साथ भी जुड़े हुए थे सर, है ना, समझे। तो इसमें इंडिजिनस इन्फ्लुएंसेस है सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट ओके। तो के नीलकंठ शास्त्री साहब की आपको कहानी पता होनी चाहिए सर ओके। और इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, एग्रोकल्चरल ग्रुप थे, एग्रो पेस्टोरल ग्रुप, जो खेती और पशुधन के आधारित व्यवहार रखते थे सर, ठीक है ना, समझे। और इन्होंने बेसिकली जो बरियल प्रैक्टिसेस थी तो आयरन एज के अंदर यूज करने की शुरुआत की थी सर, गेटिंग पॉइंट ओके। इनफैक्ट ये जो पॉटरी बरियल है, मैंने आपको बताया कि चालकोलिथिक पीरियड में और न्यूलिथिक पीरियड में चालू ही था सर ओके। तो इसमें इन्होंने कहा होगा कि चलो लोहे भी डाल देते हैं अंदर, है ना, उसको भविष्य में आफ्टर लाइफ के अंदर लोहे की जरूरत पड़ेगी, अपना बंदा चला गया सर, ठीक है, तो बोले भविष्य में उसके वॉरियर बनेगा, ऐसा भी कुछ सोचा होगा सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो वी विल फाइंड कि बेस्ड ऑन दिस सिस्टम सर, है ना, बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें रही होगी सर। क्या चलते हैं आगे, एंड आगे की कहानी के अंदर दूसरा आर्यन इन्फ्लुएंसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि कहा गया कि आर्यंस जो वत्स्य करके शब्द यूज किया गया, वत्यास ओके ना, समझे, उसके साथ है, या डिफ्यूजन थियरी के साथ भी बोला गया है सर, ठीक है। इसमें ज्यादातर वेस्टर्न एशिया या वेस्ट एशिया के साथ जोड़ा गया है, बट दैट इज नॉट वी कैन से करेक्टली मैच्ड एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो हम इसको इस तरह से भी कंसीडर करेंगे सर, है ना, समझे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसिकली इनकी जो डिफ्यूजन थियरी है वो 100% सही नहीं है सर, है ना, समझे। और काफी लोगों ने कहा था कि ये समुद्र के रास्ते से आए होंगे और नॉर्थ वेस्ट के साथ है, घोड़े के एविडेंसेस हमारे पास आज की तारीख के अंदर है सर, ठीक है ना, समझे। तो घोड़ा बेसिकली आर्यंस के साथ जुड़ा गया, तो आर्यन इन्फ्लुएंस या नॉर्थ वेस्ट इन्फ्लुएंस के साथ आए होंगे। बट देन घुमा फिरा के वही है कि जो वेस्ट एशिया की जो मेगालिथिक कल्चर्स की जो खासियत थी, वो तो उनका डिक्लाइन हो गया था 1500 बीसी में, वैसे इंडियन मेगालिथ्स तो 1000 और उसके बाद के पीरियड के अंदर निकल के आया है सर, है ना। तो टाइम की बहुत है और इसके लिए डिफ्यूजन बहुत सारा क्वेश्चन मार्क के अंदर है सर, गेटिंग पॉइंट ओके। तो कॉम्बिनेशन है, बेसिकली कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं कि देयर वाज म्यूचुअल बोरिंग इन बिटवीन दिस रीजन, है ना, देयर इज अ पीपल हु केम फ्रॉम वेस्ट एशिया प्रिसाइजली द मेडिटेरेनियन रीजन, और इनके बीच में कुछ व्यापार का व्यवहार हुआ था, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बट इंडिक ओरिजिन विद फॉरेन बोरिंग्स ओके ना, समझे, इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर देंगे, समझ में आया। तो ये कहानी थी आपकी मेगालिथिक की सर ओके। तो अभी तक तो आप देखिए कि ओरिजिन के ऊपर सवाल नहीं आया है सर, समझे।
they might ask you about the origin debate about the megalithic, okay, कि comment on the nature of the origin of the megalithic cultures, okay, how do you agree that they are foreign origin or indigenous origin, है ना, समझे? तो इसमें से आपको हिस्टोग्राफी पता हो जानी चाहिए कि कहानी किस तरह से चली है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक ओरिजिन को लेके आया, आयरन टेक्नोलॉजी को लेके सवाल आएगा सर, देखो 3 सवाल तो आ चुके हैं आपको, है ना, और सवाल क्या आएगा, वो है आयरन एज या आयरन एज कल्चर के रूप में क्यों मानता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरा ओरिजिन को लेके आपको सवाल पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द मेगालिथिक, ओरिजिन डिबेट, ओके, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ओरिजिन डिबेट आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कंटीन्यूअसली पूछा जाता है, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग-अलग नेचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस पार्ट, खैर। अब तीसरा आता है वो है द हेटेरोजेनस, है ना, समझे, और बिकॉज़ दे वर नॉन होमोजेनियस कल्चर, तो हमें बेसिकली लिखना है कि इनके अंदर नॉन होमोजेनिटी क्या थी। सो दे हैड यूनिफॉर्मिटी, बट अलोंग विथ यूनिफॉर्मिटी वी विल आल्सो फाइंड कि दे हैड रीजनल वेरिएशंस एज़ वेल, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फाइनली हमें इसके फिर फीचर्स पता होने चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए कि मेगालिथ्स इटसेल्फ वर अ हेटेरोजेनस वे ऑफ वी कैन से बरियल प्रोसेस एज़ वेल, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मेगालिथिक पीरियड के अंदर या मेगालिथिक कल्चर के अंदर हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे सर, ओके, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सर, है ना, समझे, और यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हमको यहाँ से मिल जाएंगे, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे वर नॉन होमोजेनियस कल्चर, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सर, ओके। तो इनकी नॉन होमोजेनिटी के ऊपर चले जाते हैं, जस्ट अ सेकंड, सर, ओके। हाँ सर, ओके ना, समझे। सो लेट अस गो टू द नॉन होमोजेनिटी, सर, है ना, समझे, या वी कैन से डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी ऑफ मेगालिथ्स, है ना, समझे, अलग-अलग प्रकार की। तो हेटेरोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी सर, ठीक है ना, हेटेरोजेनिटी नॉन होमोजेनियस नेचर ऑफ मेगालिथ्स के ऊपर चल रहा है सर, ठीक है ना। तो कुछ-कुछ लिखवा रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि आपकी नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा और फिर ये जो आपको हैंडआउट दिया जाएगा उसके साथ आप उसको कोरिलेट कर दीजिएगा। एक्चुअली उसी का ही समराइज़ वर्जन है, समझे कि नहीं समझे ना। बट इसको लिखोगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा रेदर देन वो क्या है कि आप सीधा नोट्स के अंदर ही क्योंकि वो क्या अंडरलाइन तो कर दोगे फिर याद नहीं होगा सर, करेंगे ओके। तो कहाँ-कहाँ से आपको देखने को मिलता है सर, ओके ना, समझे। तो पहली तो हम बेसिकली इसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं सर, है ना, समझे, और क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं इनका जो टाइम पीरियड था सर, है ना, समझे, वो बहुत ही वेरी कर रहा था सर, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग हेटेरोजेनियस के अंदर लिखेंगे कि भाई नॉट ऑल वर कंटेम्परेरी ऑफ ईच अदर, सर, है ना, समझे, कि कोई भी सबके सब पैरेलल या कंटेम्परेरी नहीं हुआ करते थे सर, है ना, और कंटेम्परेरी नहीं हुआ करते थे उसके हमारे पास एविडेंसेस है सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। कैसे एविडेंसेस है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमको बताने की कोशिश की कि ये जो नॉर्थ के है और साउथ के है उसके बीच में टाइम गैप है सर, ओके। ईस्ट में है और सेंट्रल इंडिया में है उसके बीच में टाइम गैप है सर, ओके। तो दे आर नॉट बेसिकली डायरेक्टली कंटेम्परेरी ऑफ ईच अदर, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी सर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। एंड सम ऑफ देम कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, सम ऑफ देम एक्चुअली इवॉल्वड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि इसके अंदर ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। दूसरी हमें ये भी देखने को मिल रही है कि इसके अंदर वेरिएशंस है सर, है ना, समझे। दिस वेरिएशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूनरल प्रैक्टिसेस कि भाई किस-किस तरह की प्रैक्टिसेस इन्होंने की थी सर, है ना, समझे। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि मेगालिथिक बरियल्स के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलते हैं सर, गेटिंग ओके। देयर आर मेगालिथ्स और व्हिच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बरियल्स, ओके ना, समझे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, ओके ना। एक तो बरियल के साथ जुड़े हुए मेगालिथ है सर, गेटिंग ओके, और दूसरे नॉन बरियल मेगालिथ है सर, है ना, समझे। नॉन बरियल मेगालिथ का मतलब है कि वो बनाया तो है पर खोद के निकाला तो पता चला ससुरा उसमें तो कुछ था ही नहीं सर, getting ओके। तो भले ये काहे किया बे? बोले वो बाबूराव का स्टाइल लेने का सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। अरे भाई ये तो कोई बात होती है सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि अरे ये करने की क्या, तो हम नॉर्मली क्या है हमको जीएस के अंदर तो ऐसा थॉट में रहता है मेगालिथ मतलब उसमें बड़ा पत्थर है, पत्थर के नीचे डेड बॉडी को दफना दिया है, जो भी राजा वाजा होगा वहां का सर, ठीक है। बट नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट दिस पार्ट इज दैट देयर आर प्लेसेस, ओके ना, समझे, जहां आपको नॉन बरियल मिल रहा है, मतलब मेगालिथ है ना, समझे। और हमारे बेसिकली दिमाग के अंदर ऐसा रहता है कि भाई एक प्रकार से इनके यहाँ पे ज्यादातर डेड बॉडीज को या राजा लोग जो भी होगा सर, ठीक है, उसको बरी करेंगे, बट नहीं सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट इसमें भी बरियल्स में भी अलग-अलग प्रकार की वैरायटी है सर, है ना, समझे। सो द बरियल्स विल इंक्लूड सम काइंड ऑफ चैम्बर टोम्स, हो ना, चैम्बर का मतलब है कि उसके अंदर कंपार्टमेंट बनाया गया है सर, है ना, समझे, कि एक बरियल है उसके अंदर चैम्बरिंग किया हुआ है, यहाँ किसी को दफनाया होगा, बाजू में किसी को दफनाया होगा सर, तीसरा कहीं पे दफनाया होगा सर, गेटिंग ओके। एंड देयर आर नॉन चैम्बर टोम्स एज़ वेल सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि नॉन चैम्बरिंग होने का मतलब क्या है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि सम काइंड ऑफ बेसिकली ओपन इनके अंदर है सर, इनके बीच में कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है सर, गेटिंग ओके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, जो मेगालिथिक बरियल के साथ जोड़ा गया है। तो देयर इज सो मच ऑफ वेरिएशंस अक्रॉस द कंट्री एज़ वेल सर, गेटिंग ओके। जो भी हम लोग इसकी हेटेरोजेनिटी को दर्शाता है सर, दे वर नॉन होमोजेनियस, ओके। तीसरी कहानी देयर वाज सम मेगालिथ्स दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर एज़ वेल सर, है ना, समझे। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी थे, खास करके मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया के अंदर जो मेगालिथिक है सर, ठीक है ना, हमारे पास मिल रहा है, उसमें आपको फॉरेन इन्फ्लुएंस मिलता है सर, ओके। कैसे? मेडिटेरेनियन से आए हुए कुछ-कुछ लोग जो थे उन्होंने बेसिकली इनके साथ इंटरेक्शन किया था सर, गेटिंग ओके। तो ऑब्वियसली कि देयर इज सम काइंड ऑफ इंडिजिनस प्लस फॉरेन मिक्सचर, तो ऑब्वियसली हेटेरोजेनिटी आई होगी कंपेयर्ड टू द अदर रीजन सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि ये भी कहानी आपको यहाँ से मिलती है। ये मेगालिथिक के अंदर हम लोग आयरन को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आयरन टूल्स को लेके आज की तारीख के अंदर भी हेटेरोजेनिटी है सर, है ना। सम मेगालिथ्स कंटेन आयरन टूल्स, सम मेगालिथ्स डिड नॉट कंटेन आयरन। वो है ना, वो सीसेट का सवाल बनता है सिलोजिज्म का कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, है ना, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स एज़ वेल सर, ओके। सो ऑल मेगालिथिक साइट कंटेन आयरन टूल्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सर, गेटिंग ओके, समझे कि नहीं समझे। बट सम मेगालिथ कंटेन आयरन टूल्स, ओके ना, प्रिसाइजली द साउथर्न पार्ट, ओके, है ना। थंब रूल के रूप में याद रखेंगे साउथर्न पार्ट, ओके ना। तो उससे भी हमको क्लैरिटी आती है कि भाई देखिए इनके यहाँ जो डेवलपमेंट है सर, है ना, समझे, उसमें आयरन टूल्स के अंदर भी वेरिएशन हमको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग ओके। तीसरी कहानी इनकी सबसिस्टेंस में भी देखने को मिलेगी सर, है ना, समझे। तो इनकी सबसिस्टेंस पैटर्न हम लोग देखते हैं मेगालिथ्स की अक्रॉस द कंट्री सर, ओके, क्योंकि ईस्ट में भी मिले हैं, वेस्ट में भी मिले हैं, साउथ में भी मिले हैं, मतलब सेंट्रल इंडिया के अंदर मिले हैं सर, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग को ये भी डेवलपमेंट देखने को मिला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फूड पैटर्न एंड द सबसिस्टेंस पैटर्न एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो वो भी कहीं न कहीं इनके यहाँ से एक प्रकार की वेरिएशंस आपको दिखेगी सर, गेटिंग ओके। देयर इज वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द सेटलमेंट पैटर्न एज़ वेल सर, है ना, समझे। सो देयर आर मतलब जो इंडस के अंदर हमने याद किया था वैसे ही हम लोग याद रखेंगे सर, ठीक है, कि भाई इनके जो सेटलमेंट्स मिले हैं गाँव के अंदर के सर, ठीक है ना, वो भी ऑब्वियस है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंदर आपको अलग-अलग प्रकार की वेरिएशंस देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है सर, है ना। तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सेटलमेंट्स इनके बीच में, वो भी अलग है, सिमेट्रिक नहीं है सर, एक्जेक्टली सर, गेटिंग ओके। इनफैक्ट सबसिस्टेंस में एग्रीकल्चर, फूड, इनकी इरिगेशन प्रैक्टिसेस उसमें भी आपको बहुत सारा डेवलपमेंट दिख रहा है। हंटिंग एंड फिशिंग के अंदर भी बहुत सारा हम लोग कहेंगे कि वेरिएशंस आपको मिलेगा सर, गेटिंग ओके। आयरन टूल्स और आयरन इंडस्ट्री के अंदर हमने आपको लिखवाया, इसके अंदर और चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो है मेगालिथिक आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है ना, समझे। क्योंकि ये भी कल्चर से तो अपने छोटे-मोटे क्राफ्ट बनाते थे सर, ठीक है ना, वस्तुएं बनाते थे सर, गेटिंग ओके। बट दैट आल्सो शो सम काइंड ऑफ वेरिएशंस, ओके ना, समझे। तो वी विल सी कि देयर सो मच ऑफ वेरिएशंस, तो कैसे एक होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम भी एक नहीं है। इनकी पॉटरी आप देखोगे, सिरामिक कल्चर देखोगे, तो अक्रॉस द कंट्री हमें यहाँ से बहुत सारा डेवलपमेंट दिखता है। तो ब्लैक एंड रेड खाली एक नहीं था सर, गेटिंग ओके। वी विल फाइंड सम काइंड ऑफ रेड वेयर आल्सो, वी विल फाइंड सम काइंड ऑफ एक्सटेंसिवली ब्लैक वेयर आल्सो बीइंग यूज्ड, ओके। तो उसके अंदर भी हमें वेरिएशंस देखने को मिला सर, गेटिंग ओके। तो इस बेसिस के रूप में हम एक कह सकते हैं कि भाई इनके यहाँ कोई सिमिलैरिटी 100% की नहीं है सर, गेटिंग ओके। इनके यहाँ जो कला एवं संस्कृति में जैसे पेंटिंग्स हुआ करते थे, तो कहीं-कहीं पे इन्होंने पेंटिंग्स किए थे सर, है ना, समझे। ये पेंटिंग्स के अंदर भी आपको वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये 7-8 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग मेगालिथिक को आइडेंटिफाई करके लिखेंगे कि भाई देयर इज अ वेरिएशन। अब देखिए इसकी जो वेरिएशन की फैक्ट्स है वो आपको भी आगे इसके अंदर से पीडीएफ से समझा रहा हूँ कि भाई व्हाट आर द फैक्ट्स, ओके ना, गेटिंग ओके। इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे सर, ओके। इसमें लिखना है तो ऐड करके लिख सकते हो कि द ट्रेड एंड कॉमर्स पैटर्न वाज आल्सो डिफरेंट, ओके। क्योंकि मेगालिथ्स के अंदर कभी-कभी इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था सर, ओके ना, समझे। एंड देयर आर एविडेंसेस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एज़ वेल, है ना, समझे। बट नॉट ऑल मेगालिथिक साइट्स वर हैविंग एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स, गेटिंग ओके। तो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई करके लिखेंगे कि भाई इनके अंदर जो होमोजेनिटी है सर, है ना, वो नहीं थी। दे वर कंटेम्परेरी कल्चर्स बट दे इवॉल्वड इन डिफरेंट टाइम पीरियड। कहीं एक का डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं एक मैच्योर फेज में चला गया।
व्हाट वाज द सेटलमेंट पैटर्न्स के अंदर वेरिएशंस क्या थे सर, है ना? फ्यूनरल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या वेरिएशंस रहे हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस था, तो फॉरेन इन्फ्लुएंस के ऊपर तो हमने अभी आपको बताया कि भाई इनकी डेवलपमेंट आपको मिलेगी सर। खैर, तो वी विल सी दैट हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, ओके ना, समझे, फॉर अ मिनट और सो एंड वी कैन स्टार्ट वंस अगेन, ओके। आवाज़ नहीं आ रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे को लगा कुछ हुआ होगा सर, ओके। चलिए सर, ओके। तो हम बेसिकली बरियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मेगालिथिक पीरियड के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस है। ये वेरिएशंस के अंदर हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि इनकी क्रोनोलॉजी अलग-अलग है सर, है ना? दे आर असाइन्ड टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड है ना? दे डू नॉट हैव अ कॉमन टाइम पीरियड। दे हैव एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एज़ वेल सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दे आर डिस्ट्रिब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री एंड सम ऑफ देम आर नॉट आयरन कल्चर्स एज़ वेल, है ना? तो सेकंड डिफरेंस वाज़ दैट एज़ वेल सर, ओके। द ओरिजिन इज़ आल्सो डिफरेंट, है ना? कुछ-कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस है, कुछ-कुछ इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है उसके अंदर भी। और द फंडामेंटल डिफरेंस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ मेगालिथिक पीरियड। इसमें बहुत सारी बरियल्स के अंदर वैरायटी आपको मिलेगी सर, है ना? ये वैरायटी के अंतर्गत हमें इनके चेंबर बरियल्स देखने को मिलेंगे, अनचेम्बर्स मिलेंगे, मेगालिथिक बरियल्स नॉट मेगालिथिक्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड टू बरियल्स, वो भी हमको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये सब कुछ चीज़ें दर्शा रही है कि देयर इज सो मच ऑफ रीजनल वेरिएशंस इवन विद इन द बरियल प्रैक्टिसेस एज़ वेल सर, ओके। अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ओवरऑल मेगालिथिक पीरियड को, तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर से हम लोग समझेंगे सर, ओके। तो पहली बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चैम्बर टोम्स के बारे में सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनके यहाँ जो चैम्बर टोम्स है, वो भी अलग-अलग प्रकार से वेरी कर रहे थे सर, है ना? समझे? नॉर्मली क्या होता था कि जब हम लोग इनको देखेंगे, जैसे डोलमेन सिस्ट है सर, है ना? या डोलमेन है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 2 पत्थर रख दिए है, उसके ऊपर एक और पत्थर डाल दिया गया है सर, ठीक है ना? समझे? या देयर आर 2 और 4 वर्टिकल स्लैब ऑफ स्टोन्स, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल व्हिच इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट, ओके ना? समझे? तो एक डब्बे टाइप बना दिया, उसके अंदर बेसिकली लोग बरियल करते थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक सिस्ट है, गड्ढे के अंदर ये करने की कोशिश करेंगे, कुछ पार्शियली ग्राउंड पे होंगे, कुछ ऊपर ही हो जाएंगे सर, है ना? समझे? सो देयर आर 2 टाइप्स, ओके। इसमें पार्शियली अंडरग्राउंड होंगे, पार्शियल अंडरग्राउंड मतलब एक स्टेप आपने गड्ढा कर दिया और उसके ऊपर किया, कुछ-कुछ सीधे-सीधे ऊपर ही होंगे, है ना? कुछ-कुछ बेसिकली सीधे नीचे होंगे सर, ओके, गेटिंग पॉइंट। तो वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ सिस्ट, है ना? समझे? वो गड्ढे के रूप में है सर, ओके। देयर इज सेकंड इज कॉल्ड एज अ डोलमेन सिस्ट, ओके ना? समझे? जहां हमें देखने को मिल रहा है कि गड्ढा किया, बॉक्स बनाया, पत्थर डाल दिया और कुछ-कुछ सीधा ग्राउंड के ऊपर ही है, मतलब इसमें कोई गड्ढा नहीं किया गया है, ऊपर ही नॉर्मली बरी किया होगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये एक आपकी पहली वैरायटी हमें पता चल रही है सर, है ना? समझे? नॉर्मली ये जितने भी चैम्बर टोम्स थे उसके अंदर हमें एक पॉट होल देखने को मिलेगा सर, है ना? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बेसिकली पॉट होल एक छोटा प्रकार का होल है जिसके थ्रू वी विल फाइंड कि अंदर जाया जा सकता है या आया जा सकता है, या बेसिकली लेटर पीरियड के अंदर किसी को बरी करना है तो वो भी कर सकते थे। दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द फीचर्स थ्रू व्हिच द मेगालिथिक बरियल्स वर कैरिड आउट सर, ठीक है ना? समझे? कहीं-कहीं पे आपको इस प्रकार की कहानी देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं टोपी काल, है ना? आप देखोगे मशरूम आकार के है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये एक मशरूम या टोपी या कैप के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके लिए इसको बेसिकली हेडस्टोन कहते हैं। अब जैसे तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, या वी विल फाइंड कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री प्रिसाइजली इन साउथ ही के अंदर ही हमको यहाँ से मिल रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी आपको ये कोड़ईकाल देखने को मिलेंगे सर। अब देखो कोड़ईकाल और टोपी काल के बीच में फर्क क्या है सर, ओके। तो ये बेसिकली एक स्टोन है, उसके ऊपर इस तरह से टोपी डाली गई है, ये सीधी-सीधी बिठा दी गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि अम्ब्रेला स्टोन के रूप में इसको कंसीडर किया गया है, कहा गया है कि देखो इसको सीधा ले करने की कोशिश की जा रही थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पत्थरों को पहले सेट किया जाता था, उसके ऊपर इस प्रकार की बरीज, देखो ये फ्लैट नहीं है सर, है ना? समझे? तो हमने अभी देखा कि ऊपर जो डोलमेन टाइप के थे वो ज्यादातर फ्लैट स्टोन्स यूज करते थे ऊपर सर, ठीक है? तो दैट इज आल्सो वेरिएशंस विद रिस्पेक्ट टू द कैपस्टोन्स एज़ वेल सर, है ना? समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर इज अ अनबरियल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ सर्कुलर पिट, ओके। नॉर्मली इट इज कवर्ड बाय अ कॉन्वेक्स और अ सर्कुलर कैपस्टोन, ओके ना? समझे? जो कोड़ईकाल के रूप में मैंने आपको बताया, स्टोन के रूप में आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है? या टोपीकाल के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी आपको इस प्रकार का एक कॉन्वेक्स शेप के अंदर आपको बेसिकली एक पिलर दिखेगा, क्या कह सकते हैं, स्टोन दिख जाएगा सर, ठीक है ना? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर से मिलता है जो इनकी खासियत थी सर, ओके। तो हमें टोपीकाल पता होना चाहिए, हमें डोलमेन पता होना चाहिए, हमें सिस्ट बरियल पता होना चाहिए, हमें कोड़ईकाल पता होना चाहिए। तो क्या है कि 3-4 टर्मिनोलॉजी, क्योंकि सबका सब तो हम लिखेंगे नहीं। अब इसमें भी हम लिखेंगे इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे फॉलो द कोड़ईकाल, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री रीजन से द साउथ इंडिया दे फॉलो द टोपीकाल एज़ वेल, ओके ना? समझे? सम पार्ट्स दे फॉलो द डोलमेन पैटर्न, तो इसमें भी कितना वेरिएशन है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना? समझे? तो ये सब के सब चैम्बर्स है। चैम्बर बेसिकली मतलब जिनके अंदर से हमें पार्टीशन मिल रहा है सर, है ना? समझे? कि स्पेसिफिकली एक चैम्बर बना के, डब्बा बना के, प्राइवेट प्राइवेट बरियल्स का एक प्रकार था सर, ठीक है? चैम्बर बरियल्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट बरियल्स, ओके। कि भाई बेसिकली एक प्रकार से इंडिविजुअल किए थे, नॉर्मली वो फर्स्ट क्लास बरियल्स के रूप में हम इसको कंसीडर करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब देखिए डायग्राम इज नॉट नेसेसरी बट इफ यू मेकिंग इट दैट विल डेफिनिटली कैच द आई ऑफ द एग्जामिनर, है ना? समझे? अब टोपिकल बनाना ईजी है सर, है ना? समझे? मतलब है क्या सर, है ना? यूं करके आपने यूं 4 पत्थर बना दिए, ऊपर आप बेसिकली यूं प्रकार के मॉन्यूमेंट बना दो सर, ठीक है ना? समझे? और आप बता दो कि भाई यहाँ बरियल रहा करता था। अब डेड बॉडी वैसे मत दिखाना सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देन एट लीस्ट है ना, ट्राई टू रिप्रेजेंट इट आउट एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, तो एग्जामिनर को थोड़ा ऑफेंसिव फील हो जाएगा, बोले बरियल। पर अभी इसमें देख सकते हो कि यहाँ बरियल हुआ करता था सर, है ना? सो द बरियल वाज डन, ओके ना? इसको टोपिकल के रूप में कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। डॉलमेन बरियल में कुछ नहीं है सर, है ना? समझे? 2 पत्थर है, यूं करके रख दिया, आपने रख दिया सर, ठीक है? और बेसिकली आपने कह दिया कि यहाँ बरियल किया जाए। तो इससे क्या होगा कि
ताकि एटलीस्ट एग्जामिनर को समझ में आएगा कि नहीं भाई ये कैंडिडेट ने भी अच्छा और थोड़ा रिप्रेजेंट छोटी स्टेम साइज इमेजेस बनाओ सर, है ना? स्टेम साइज इमेजेस का मतलब है कि ये पेज है ना तुम्हारा सर, ओके, ये तुम्हें आ जाना चाहिए सर, है ना? समझे? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या कह सकते हैं कि थोड़ा मोटा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और राइटिंग्स में आपने एक्सप्लेन किया हुआ तो उसका ध्यान पहले चला जाएगा कि नहीं कैंडिडेट कुछ काइंड ऑफ है ना एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरह से, तो नई मेथोडोलॉजी और इसमें आपको थोड़ा लाभ हो सकता है। हर बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है सर। नॉर्मली क्या होता है कि लोग ना हर क्वेश्चन में फिर कहीं ना कहीं अपना आर्टिस्ट निकाल देते हैं, मजनू भाई को। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी क्वेश्चन यू नीड टू क्रिएट मजनू भाई विदिन योरसेल्फ। नहीं मैं तो करूंगा ही सर, भाई नहीं करने की जरूरत है सर, ठीक। जहां जरूरत होगी वहां करो, बाकी सब जगह के ऊपर आवश्यकता नहीं होगी सर। खैर, तो ये भी आपको खासियत आपको देखने को मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी कहानी अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग कहते हैं मेगालिथिक अनचैम्बर्ड बरियर्स, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, जहां चैम्बरिंग नहीं होती स्पेसिफिकली कोई भी प्रकार की, आपको इंडिविजुअल बरियर्स नहीं मिलते हैं सर, ओके ना, समझे? तो बेसिकली इसमें केन बरियल आपको देखने को मिलेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर आर हीप ऑफ स्टोन्स, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसको आजू-बाजू में हम लोग कहेंगे कि पत्थर को ऐसा गोल करके रख दिया जाता है सर, है ना, समझे? सो वी विल फाइंड कि केन बरियर्स की खासियत ये होती है कि पत्थर की बॉर्डर बनाई जाती है, उनको स्टैकिंग करके, और बीच में अगर आप देखोगे तो बरी कर दिया जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि देयर आर पाइल ऑफ स्टोन्स, ओके ना, समझे? जिसको बेसिकली एक सर्कुलर आकार में एक शेप देने की बात करने की कोशिश करेंगे सर, ओके। नॉर्मली ये जो केन बरियर्स है ये सबसे क्वांटिटी में मिले हैं सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दिस एक्चुअली हाइलाइट्स कि इसका यूज सबसे ज्यादा होता होगा। अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी और जहां-जहां टॉपिकल या बेसिकली कोई आपको मिले हैं या डोलमेंट मिले हैं, तो वहां कोई राजा-वाजा होगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिस बरियर्स आल्सो सिग्निफाइज द सोशल प्रैक्टिसेस एंड द सोशल हायरार्की इन द सोसाइटी एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे? ये बरियर्स का इंपॉर्टेंस अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, विद रिस्पेक्ट टू मेगालिथिक पीरियड, ये इनकी सोशल प्रैक्टिसेस को तो दर्शाता ही है सर, है ना? इनके रिचुअल्स को भी दर्शाता है सर, ठीक है? बट साथों साथ जो वैरायटी आपको मिल रही है अलग-अलग प्रकार की कंपार्टमेंटलाइजेशन, नॉन कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये इनकी सोशल हायरार्की को भी दर्शा रहा है सर, है ना? क्योंकि ये जैसे ये केन बरियर्स है, दे आर फाउंड इन ह्यूज नंबर्स, ओके। इफ दे आर फाउंड इन ह्यूज नंबर, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? ओके, दैट सिग्निफाइज कि भाई ये नॉर्मल प्रैक्टिस होगी, हर एक व्यक्ति को मिल जाता होगा, इतना तो डिग्निफाइड बरियल मिलता होगा। बट कहीं-कहीं पे वो चैम्बर्ड बरियल्स मिले हैं, चैम्बर्ड बरियल्स बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति को दर्शाता है। तो जब आप इसके अंदर इन्फरेंस निकालोगे, व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग आउट द इन्फरेंस ऑफ रीजनल पैटर्न्स, ओके ना, समझे? तो आप इसके अंदर से ये भी लिखोगे कि देयर आर मल्टीपल बरियल्स, ओके ना, कहीं डोमिनेंट सिस्ट मिले हैं, कहीं सारे डोमिनेंट्स मिले हैं, है ना, समझे? कहीं पे आपको सिस्ट बरियल गड्ढे वाले मिल गए हैं, बट वो कंपार्टमेंटलाइजेशन दर्शाता है। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कहीं न कहीं एक सोशल क्लासेस के ऊपर सिग्निफिकेंट है सर, है ना, समझे? तो यू कैन आल्सो हाइलाइट द केस ऑफ द सोशल क्लासिफिकेशन, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगा एंड देन एग्जामिनर को भी आप कन्विंस कर पाओगे कि खाली और खाली आर्कियोलॉजी आप नहीं देख रहे हो, बरियल्स के ऊपर ही सवाल पूछा है, वैरायटी ऑफ बरियल्स, बट यू आर आल्सो इन्फरिंग इट आउट, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट ये स्टोन के बरियल्स की फिर ये क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की गई, तो उसमें पता चला कि कुछ-कुछ स्टोन्स तो बहुत पुराने थे सर, है ना, समझे? तो ये केन बरियल को लेके आपको यहाँ से एविडेंसेस दिए गए हैं कि ये तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बेसिकली केन स्टोन के बरियल्स मिले थे। वो करीबन 1000 बीसी से लेकर 300 बीसी तक वी विल फाइंड की वेरी कर रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उनकी हमारे पास एविडेंसेस इसके अंदर से आपको मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये है, अब जैसे आप देखोगे तो जैसे द केन स्टोन बरियल्स, गेटिंग पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 10 15 पत्थर रख दिए, बीच में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एक प्रकार की मार्किंग की गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी सर, ओके। कहीं-कहीं पे आपको मेनहिर्स मिलेंगे सर, है ना, समझे, मेनहिर्स, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मेनहिर्स आर आल्सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बरियल ओनली सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट वी विल सी दैट यहाँ सिंगल लार्ज स्टैंडिंग स्टोन्स का उपयोग किया गया, बड़े-बड़े स्टोनेज, स्टोनेज इज द प्राइम एग्जांपल जहाँ आपको इस प्रकार की मेनहिर्स आपको मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बड़े-बड़े पत्थर है सर, है ना, समझे, इनको फटाक से सीधा डाल दिया जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। या इनको अलाइनमेंट में एक शेप के अंदर डालने की कोशिश की गई है सर, है ना, समझे। बरियल स्पॉट के आजू-बाजू में आपको ये मिलेंगे एक कोमोमेरेटिव साइट्स के रूप में सर, है ना, कि भाई यहाँ किसी को बरी किया होगा सर, ओके। तो उसके आजू-बाजू में ये 5-10 पत्थर डाल देंगे सर, है ना, बोले ये अपना आए थे यहाँ पे, ये भाई साहब को यहाँ पे दफनाया गया है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अब इसमें भी वेरिएशन है सर, है ना, इवन मेनहिर्स में भी सबके सब ऐसे ऐसा सीधा खड़ा नहीं रखा है। किसी-किसी को वी विल फाइंड, अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि गिरा दिया गया है, अगर आप काइंड ऑफ देखोगे तो वी विल फाइंड कि उनकी रबल काइंड ऑफ मिल गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इन सम केस नॉर्मली द मेनहिर्स आर फाउंड इन द स्टैंडिंग पोजीशन ओनली, गेटिंग पॉइंट, ओके। इन सम केस इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से इंक्लाइंड पोजीशन और रबल वो थोड़े टूट गए होंगे या गिर गए होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी खासियत है। अब ये मेनहिर आपको कितने लोकेशंस के अंदर मिलते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो यू फाउंड इन द साउथ, यू फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द कंट्री एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी आल्सो फाउंड इन द केरला रीजन एंड कर्नाटक रीजन एज़ वेल सर, ओके। तो यू सी हाउ द वैरायटी इज देयर सर, है ना, सब ऑफ द मेनहिर्स एज़ वेल, ओके। तो मणिपुर से लेके मेघालय से लेके नागालैंड वाले रीजन के अंदर भी मिल रहा है और बेसिकली सब जगह के ऊपर आयरन तो नहीं मिलता था, मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो देयर आर समवेयर वर्टिकल, देयर आर समवेयर हॉरिजॉन्टल मेनहिर्स दैट आर बीइंग फाउंड, ओके ना, समझे। तो ये भी एक वैरायटी के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, समझे। तो वी विल सी कि देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस, ओके। और उसमें भी इनकी अलाइनमेंट भी अलग-अलग होती है सर, है ना। हर बार ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक शेप में ही इनको रखा गया है। तो दे हैव सम काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम और रिचुअलाइजेशन, ओके। सो द मेनहिर्स आल्सो शो सम काइंड ऑफ द बिलीफ पार्ट, इट शोस सम काइंड ऑफ वी कैन से रिचुअल एस्पेक्ट एज़ वेल एंड द स्पेसिफिक शेप और द अलाइनमेंट ऑफ द स्टोन्स, ओके ना, समझे, आल्सो सिग्निफाइज काइंड ऑफ रिचुअलाइजेशन सर, है ना, समझे। तो हम बेसिकली इनके बरियल्स की, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको सवाल क्या आएगा सर, ओके, सीधा मेगालिथिक बरियल से ही सवाल आएगा। डेप्थ में जब पूछेगा ना आपको कि भाई इनके अंदर आपने तो पहले फाउंडेशन फेज में पूछ दिया, सबसिस्टेंस इकोनॉमी में पूछ दिया, है ना, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल सवाल पूछा। नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क यू डेप्थ क्वेश्चन और सीधा डेप्थ में क्या आएगा सर, ओके, डायरेक्टली दे विल आस्क यू क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेगालिथिक बरियल्स एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द बरियल्स, ओके ना, व्हाट कैन बी इन्फर आउट ऑफ इट, ओके। तो फिर हमें फिर उसके अंदर की डेप्थ पता होनी चाहिए कि रीजनल वेरिएशंस तो है, रीजनल वेरिएशंस के साथ सोशल कंडीशंस पता चलती है, सोशल कंडीशंस के साथ-साथ वी आल्सो कम टू नो अबाउट द बिलीफ सिस्टम एंड द सुपरस्टिशंस दैट दे बिलीव इनटू सर, ठीक है। अब इसके बाद भी लोग मतलब है ना झुके नहीं, मतलब दे विल लाइक ये देखो चैम्बर्ड बरियल्स तो की, अनचैम्बर्ड भी की है। अब क्या करेंगे, बोले कुछ-कुछ लोगों को मटके में डाल देंगे, बोले मटके में डालना अच्छा रहेगा, बोले डाल देंगे, तो कैसे डालेंगे सर, ओके। तो ये इंसान है, इसको अंदर रख दिया सर, ठीक है ना, समझे। इसके ऊपर एक और मटका डाल दिया सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे। अनबरियल सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, है ना। सो देयर इज अ पॉट ओवर हियर सर, है ना, बीच में आपने किसी को लगा दिया सर, है ना, बैठ जा सर, ओके, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड देन वी विल फाइंड कि इसके ऊपर एक और बना दिया, समझे नहीं समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी द अनबरियल्स विल कम इनटू द पिक्चर सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। मतलब नॉर्मली इसके ऊपर मटका या पत्थर रहता था या कुछ बेसिकली कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, पर बड़ी सी मटका आपको देखने को मिलेगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि मटका कुल्फी या मटका बिरयानी आजकल बहुत चल रहा है सर, है ना, तो मटका इंसान वहां आपको मिलेगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दे आर आल्सो काइंड ऑफ फ्यूनररी प्रैक्टिसेस, ओके। मतलब देखिए इनसे दो चीजें समझ में आई, एक तो यूज ऑफ स्टोन्स, ऑब्वियसली स्टोन बरियल तो आपको देखने को मिलता ही है सर, ठीक है ना, बट दूसरा पॉटरी का डेवलपमेंट आपको काफी देखने को मिलेगा सर, ठीक है। और एक ह्यूमन को सस्टेन कर पाए इतना बड़ा आपको चाहिए पॉट सर, है ना। सो दैट आल्सो शोस कि द अनबरियल प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या हुआ करती थी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुआ करती थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इनके बेसिस के ऊपर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे अनबरियल्स आपको मिलेंगे सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि दिस आर अनबरियल्स, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, ये आदि चनालूर के अंदर मिले थे सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसमें ह्यूमन स्केलेटन्स हमारे पास मिले हुए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे। एंड दे वर बरीड इन अ वेरी सिस्टमैटिक पोजीशन एज़ वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऐसे एविडेंसेस एक और जगह है सर, है ना, तमिलनाडु के अंदर, वहां पे भी आपको इस तरह के एविडेंसेस मिलेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और एक अन को दूसरे अन के साथ कवर किया गया है सर, ओके। सो देयर इज एविडेंसेस ऑफ वन अन कवर्ड विद सेपरेट अन, ओके, सो दैट द स्केलेटन और द बॉडी सर, है ना, रिमेन्स एज़ इट इज एज़ वेल सर, ठीक है। तो इससे इनकी हाइट वाइट भी समझ में आ रही है कि भाई कैसे, है ना, बड़े-बड़े साइज के थे, छोटे-मोटे थे नहीं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी आपको ट्विन पॉट सिस्टम देखने को मिलेगी। ट्विन पॉट क्यों, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, अपने सादा बना दिया सर, ठीक है ना, समझिए, यहाँ पे है, इसके ऊपर का ऐसा सर, गेटिंग लेके जाओ सर, जो भी करना है सर। तो अरे भाई पहले डाल के कवर करते थे ना सर, वो ये यार लॉजिक तो देखिए इनका, मतलब ये पूछ रहे कि अंदर शरीर को अरे पहले रख देते थे फिर उसके ऊपर कवर कर देते होंगे सर, ठीक। पैकिंग कर रहे थे ये लोग सर, मतलब अरे ये तो कोई सवाल होता है आपका, तो है ना,
समझे नहीं समझे? बट द साइज मतलब फोल्ड करके भी डाल सकते हैं ना सर, ओके ना समझे? मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि फोल्ड करके, और इनकी साइज भी बड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 फुट के है, आप समझे? दे आर ऑलमोस्ट 3-4 फीट की साइज आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि स्केलेटन ही मिला है और क्या मिला होगा सर, ओके। तो ओरिजिनली तो ह्यूमंस हुआ करते थे सर, गेटिंग ओके। तो एक ये भी सिग्निफिकेंस है। अब देखिए अनबरियल क्या दर्शाता है सर, ओके। इट आल्सो शो सम काइंड ऑफ क्लास डिफरेंशिएशन, सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम एज़ वेल सर, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, गेटिंग ओके। सो द थॉट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द बरियल्स आर नॉर्मली डग इन द सॉइल, है ना, जमीन के ऊपर नहीं रखते थे सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि उसके आजू-बाजू में कैप्स्टोन डाल के करने की कोशिश करेंगे सर, है ना, समझे? तो एक ये भी खासियत है सर, है ना, समझे? जो इस दौर के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलती रहेगी। तो दे आर डोमिनेंट इन साउदर्न पार्ट, तमिलनाडु, कर्नाटक रीजन के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे, है ना? तो हमें इसके अंदर से एविडेंसेस पता होनी चाहिए कि कैसे अनबरियल्स है सर। दिस आर आल्सो वैरायटी ऑफ बरियल्स दैट वी फाउंड इन द मेगालिथिक पीरियड सर, ठीक है ना, समझे? इसी के अंदर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा सार्कोफागस बरियल सर, गेटिंग ओके। द नेक्स्ट फेज इज द सार्कोफागस। मैं आपको लास्ट में इसका वो समरी करवा देंगे हम, चिंता मत करिए। अब देखिए कि बेसिकली द बरियल्स कंटिन्यूज इन दिस वे, दैट जिसके अंदर हमें बेसिकली एक और वेरिएशन देखने को मिलता है, सार्कोफागस बरियल। अब वो क्या है सर, ठीक है ना, समझे? तो आपको पूरा कॉफिन देखने को मिल रहा है, दिख रहा है आपको सर, ठीक है ना? एक कॉफिन शेप है। ये कॉफिन के बहुत सारे पिलर्स मतलब उसके सपोर्ट दिए गए हैं सर, सो दैट टूट ना जाए, क्योंकि टेराकोटा का बना हुआ है सर, गेटिंग ओके। सो इट्स नॉट वुडन, और जो आज की तारीख में आपको देखने को मिलता है स्टील का वैसा सर, ओके। सो वी विल सी दैट बिकॉज़ दे वर मेड आउट ऑफ टेराकोटा, तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन बॉडी का अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वजन पड़ता है तो टूट ना जाए। इसके लिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इन्होंने इसको बहुत सारे वो डाले हुए हैं, क्या कहते हैं, पिलर्स डाले हुए हैं सर, सपोर्ट सिस्टम, और अंदर बेसिकली बॉडी को बरी कर दिया जाता होगा सर, गेटिंग ओके। सो दे वर पुट इनसाइड अ स्टोन सर्कल, है ना, पत्थरों का एक सर्कल बना दिया गया है, उसके अंदर बेसिकली इसको दफनाया जाता था सर, गेटिंग ओके। सो दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंटली डन सर, है ना। सो इट इज मोर ऑफ अ टेराकोटा ट्रम, है ना, समझे? सिमिलर टू कॉफिन विद लाइक्स, ओके, गेटिंग ओके, व्हिच कंटेन सम काइंड ऑफ फ्यूनरल रिमेन्स एज़ वेल सर, समझे? तो एक ये भी खासियत आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है। एंड वी विल फाइंड कि किसी में 2 पाँव है, किसी में 24 है, मतलब नॉर्मल आप देखिए 1 2 3 4 5 6 6 2 12 होंगे उस साइड 6 इस साइड 6 ठीक है ना, समझे? या बेसिकली 6 7 के अंदर इन्होंने किया, कहीं-कहीं पे 24 लेग्स वाले भी मिले हुए हैं, मतलब दैट शोज़ कि थोड़ा तगड़ा व्यक्ति होगा, मतलब टूट-वूट ना जाए सर, गेटिंग ओके। और ये लोग क्या करते थे कि आजू-बाजू में पत्थर की मार्किंग करना, क्योंकि ये तो जमीन में जाएगा सर, वो बंदा कहाँ चला गया सर, ठीक है। सो दे यूज्ड टू पुट अ केन, मतलब केन सर्कल बना देते थे, और बीच में आप देखोगे ये सार्कोफागस बरियल टेराकोटा का ये कॉफिन बना के फिर अंदर दफना दिया, ठीक है ना, समझे? सो दे कैन आइडेंटिफाई द साइट्स, ओके ना, समझे? दे वर मेमोरियल स्टोन्स, दे वर इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल यूज्ड टू गो फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल्स, है ना, और लाइक नो जस्ट मेमोराइजिंग देयर एंसेस्टर्स एज़ वेल। तो ये भी कहानी हमको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ओके। सो दे आर सिमिलर टू पिट बरियल्स ओनली सर, है ना, समझे? जहाँ पे भी हमारे पास कुछ ग्रेव वुड्स मिले हुए हैं सर, गेटिंग ओके। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तमिलनाडु से लेके कर्नाटका और बाकी सब रीजन्स के अंदर आपको मिलेंगे। पल्लावरम उसमें इंपॉर्टेंट याद रखना सर, सबकी सब तो याद नहीं रहेगी। पल्लावरम क्यों? क्योंकि वहाँ से वो रॉबर्ट ब्रूस फूटे को मिला था, है ना, एक्स मिला था, एक हथौड़ी मिली थी काइंड ऑफ, है ना, कटिंग के लिए। तो हैंड एक्स को लेके गया था जियोलॉजिकल सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आपको मिलता है सर, है ना, समझे? तो इसमें अलग-अलग है सर, इसमें सिस्ट के अंदर आपको मिले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस आर ऑल द वैरायटी ऑफ बरियल्स दैट वी फाउंड इन दी मेगालिथिक पीरियड सर, समझे नहीं समझे, ओके। तो आप देखिए कि बरियल में एक है चेम्बर्ड, है ना, चेम्बर्ड के अंदर हमें सिस्ट बरियल देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे? हमें डॉल्मेन बरियल देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, ओके। चेम्बर्ड के अंदर हमें बताने की कोशिश की टोपिकल आपको देखने को मिलता है सर, है ना, समझे? कुडिकल आपको देखने को मिलता है। तो वी विल फाइंड कि दिस आर ऑल द वैरायटी ऑफ चेम्बर्ड बरियल सर, ओके। नॉन चेम्बर के अंदर हमें अनबरियल देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, केन बरियल्स देखने को मिल जाते हैं सर, ओके। तो ये भी खासियत आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी सर, ओके ना, समझे? तो दिस आर ऑल द वैरायटी थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई। मेन्हीर आपको देखने को मिलता है सर, ओके। तो इन दी नॉन चेम्बर्ड वी आल्सो फाइंड द मेन्हीर काइंड ऑफ बरियल्स, ओके ना, ओके। तो जो इसके अंदर से आपको मिला था, एंड देन वी आल्सो फाइंड द सार्कोफागस बरियल, जो नॉर्मली वी विल सी कि थोड़ा बहुत चेम्बर्ड है, बट देन वी विल सी कि वो केन के साथ ही जुड़ा हुआ है सर, ओके। और एक कॉफिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिकली चेम्बर है, बट कोई अलग से चेम्बर नहीं है, कॉफिन के अंदर रखा गया है, बट वी विल सी कि अदर देन दिस द ग्रेव वुड्स आर पार्ट, ओके ना, समझे? सो द मेगालिथिक्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द बरियल्स, और इसकी आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बरियल ट्रेडिशंस, ओके ना, समझे? तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कमेंट, है ना, कमेंट कमेंट ऑन द नेचर ऑफ megalithic burials, comment on the megalithic burials. What way of life do they reflect? ओके। तो ये आपका सवाल हो गया सर, है ना, 10 मार्कर में, 15 मार्कर में लिख दो सर, 10 में तो कम पड़ेगा मसाला, 15 में लिखने की मजा भी आएगी सर, ओके ना, समझे? गेटिंग ओके। तो पीछे समझ में आई सर, ओके ना, समझे? व्हाट कल्चरल प्रैक्टिसेस टू द रिफ्लेक्ट, ओके। अब इसमें आगे वाला पोर्शन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर एक पार्ट इसके अंदर से अभी, क्योंकि इसमें आगे सब कुछ बरियल के साथ ही जुड़ा हुआ है सर, गेटिंग ओके। तो देयर इज हेटेरोजेनिटी, देयर इज सोशल सर्टिफिकेशन, देयर इज डाइवर्सिटी, देयर इज स्टोन एविडेंसेस, ओके। इसके अंदर अभी तो आयरन के टूल्स आपको मिलते हैं, आयरन टूल्स नहीं भी मिलते हैं सर, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन सोशल, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिलीफ सिस्टम को, रिचुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, ओके ना, सुपरनैचुरल चीजों को भी, है ना, काइंड ऑफ दे बी वर्शिपिंग सम सुपरनैचुरल फोर्सेस एज वेल, समझे? तो एक आगे की कहानी ये हुई सर, ओके। अब इसमें कुछ बरियल ऐसे भी है सर, ओके। सो दे वर लाइक कि मैं झुकेगा नहीं सर, ओके ना, मेगालिथ्स। इन्होंने कहा कि हम बेसिकली मेगालिथ्स बनाएंगे पर नॉन बरियल वाले, नॉन बरियल मेगालिथ्स बनाएंगे। ये क्या है? बोले इसमें पत्थर-वत्थर ऐसे ही लगेंगे, दूर से देखेगा तो लगेगा कि यहाँ कोई है सर, बट देन, है ना, खोदे डूंगर ना निकलो अंदर सर, समझे? पूरा पूरा पहाड़ खोद दिया पर चूहा निकल के अंदर सर, कहीं ओके। मतलब क्या है सर, समझे? तो चेम्बर्ड बरियल का मतलब उसको एक स्पेसिफिक चेम्बरिंग किया गया, चेम्बर नहीं समझ में, ऑफिस का चेम्बर किसको कहते हैं? ये पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस है सर, ना, समझे? हाँ, यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस रूम है सर, है ना, यहाँ पे आपके ऑफिस के बेस है, बेस समझ में आ रहा है, यहाँ लोग बैठे होते हैं सर, है ना, समझे? टेबल्स के ऊपर सर, ओके। ये बॉस का चेम्बर है सर, समझे? और फिर यहाँ से आपको बुलाया जाता है, बोला इनायत बॉस ने बुलाया, आप पढ़ते-पढ़ते गए सर, फिर बॉस ने डांटा आपको सर, है ना, समझे? क्या कर रहे हो, रिपोर्ट की तैयारी नहीं हुई है, चेम्बर है, चेम्बर इज अ स्पेसिफिक जोन सर, सिंपल है ना सर, ओके। सो ये तो सिर्फ सादी भाषा में आपको समझने के लिए बताया। तो मैंने बरियल इज डन इन अ स्पेसिफिक एन्क्लोजर, एन्क्लोज्ड सिस्टम सर, है ना, समझे? बाकी सारे केन बरियल कैसे ग्राउंड में है, उसके आजू-बाजू में इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। आप समझने की कोशिश करिए केन बरियल क्या है सर, ओके। केन बरियल में नॉर्मली ये बंदा जमीन के नीचे है तो दिखेगा नहीं हमें सर, ठीक है ना, ये लैंड हो गई सर, ठीक है ना, समझे? अब उसके आजू-बाजू में पत्थर रख दिए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? मन की आँखों से देखो। तो देन वी विल सी कि इसको केन बरियल के रूप में कंसीडर किया गया, करेंगे अपन, ओके। बट डॉल्मेनॉइड या डॉल्मेनोइड सिस्ट प्रकार के जो बरियल है, या ये क्या है, टोपिकल है, कुडिकल है सर, है ना, उसमें चेम्बरिंग किया गया है। ये तो क्या है, जमीन है सर, ना, ये पूरा लैंड ही है सर, समझ में आ रहा है आपको? मन की आँखों से देखो सर, इससे ज़्यादा तो और क्या बताऊँ सर, करेंगे अपन। तो इनको कोई चेम्बर बरियल के रूप में नहीं कहते, दिस इज नॉट कंसीडर्ड चेम्बर, है ना, दिस इज फॉर द स्पेसिफिक, नॉर्मली ये केन्स क्यों डाले गए उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। क्योंकि इनको जमीन में दफनाया गया, पता नहीं कि कहाँ दफनाया है, पूरे आजू-बाजू में गोल पत्थर रख देते हैं सर, कुंडाला कर देते हैं सर, ना, मंडला आर्ट आजकल चलता है ना, मंडला, समझे कि नहीं समझे? तो मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये गाँव के बाहर हुआ करते थे, बाय द वे, ठीक है ना, समझे? सो दे वर आउटसाइड ऑफ द सेटलमेंट्स, करेंगे अपन, ओके। तो गाँव वालों को जब ढूँढना होगा कि भई बाबूजी कहाँ गए सर, है ना, समझो, चीचा कहाँ गए, बोले अबे कहाँ थे भई, अब तो दिख नहीं रहे सर, ठीक। सो बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ओके ना, समझे? दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ थे सर, ना, गेटिंग समझ में आया कि नहीं आया? तो इट वाज वे ऑफ कनेक्टिंग टू द लव्ड वन्स एज़ वेल, है ना, गेटिंग टॉम्बस्टोन का प्रकार है सर, ओके। तो दे आर सिमिलर टू टॉम्बस्टोन्स, ओके ना, समझे? आजकल तो क्या है कि सिमेट्री है, पर ये सिमेट्री के पास नहीं थे सर, ना, याद रखना कि दे वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्री सर, ओके। मतलब कोई स्पेसिफिक जगह के ऊपर गाँव में एक सेटलमेंट नहीं मिला है। इनफैक्ट मेगालिथिक बरियल्स की खासियत है कि दे वर नॉन सिमेट्री, मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि ये विलेज सेटलमेंट है आपका, है ना, पूरा। अब यहाँ पे एक बरियल दिखेगा, फिर एक बरियल यहाँ दिखेगा, एक बरियल यहाँ दिखेगा, एक बरियल यहाँ दिखेगा सर, ठीक है, समझे?
तो सिमेट्री होती तो सबके सब एक ही जगह पे हो जाता कि भाई यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ऐसा, ठीक है ना समझे? सो दिस थिंग आल्सो शोस कि नो डाउट दे फॉलोड द बरियल बट दे डिड नॉट हैव सिमेट्री इन द फॉर्म कि जहाँ आजकल क्या है कब्रिस्तान कहते हैं हम, ठीक है ना समझे? या श्मशान है सर, ठीक है ना? जहाँ डेड बॉडी को फाइनली फ्यूनरल पाइप रखा जाता है, बट ये तो वैसा भी नहीं था सर। सो दे वर नॉट सिमेट्री सर, नॉर्मली सिमेट्री नहीं मिलती है, कुछ-कुछ जगह के ऊपर आपको साथ में मिले तो उसका इन्फर किया गया सिमेट्री के साथ, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो नॉन चेंबर समझ में आया सर, चेंबर एंड नॉन चेंबर सर, ओके। चेंबर स्पेसिफिक एनक्लोजर है ना, जहाँ बॉडी को वी विल फाइंड की बरी किया गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसमें ये भी वेरिएशंस है, कुछ-कुछ बरियल कैसे है मैंने आपको बताया कि नॉन बरियल मेगालिथ है पत्थर ही, गेटिंग पॉइंट है ना? बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में पत्थरों को रखा गया है सर, ओके। बट दे वर लाइक कि अपन इसमें ऐसा वो क्या कहते हैं कि डेड बॉडी को नहीं रखेंगे, बोले तो इसे बनाया क्यों? बोले डिकॉय के रूप में सर, है ना? भविष्य में हमारे ऊपर कहीं आक्रमण हो सर, ठीक है ना? तो लोगों को लगे यहाँ सेटलमेंट होगा, इसको खोदते अंदर से कुछ निकलेगा क्योंकि ग्रेव वुड्स हो गए, है ना समझे? है ना समझे? बट डराने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, है ना? तो वी विल फाइंड कि नॉन बरियल मेगालिथ्स या नॉन बरियल मेगालिथ्स की खासियत ये है, गेटिंग पॉइंट, ओके। दे हैव सम काइंड ऑफ स्टोन्स व्हिच आर अलाइन्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर, है ना समझे? अब यूँ करके आपने किसी को ऐसे इस तरह से स्टोन डाल दिया सर, ओके। तो किसी को दूर से क्या लगेगा कि भाई यहाँ कुछ है सर, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद आपने यूँ करके ऐसे और एक पैटर्न में स्टोन डाल दिया सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट, फिर आपने यूँ पत्थरों को मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि यूँ स्टोन में आपने डाल दिया सर, ठीक है ना? तो किसी को क्या लगेगा? बोले ये कुछ यहाँ तो होगा सर, है ना? इसको खोदो, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसको खोदो, है ना? इसको खोदो, फिर पता चला खोदते सब हो गया पर कुछ नहीं मिला सर, ओके। भारत में ऐसा बहुत सारा बीच में चलता रहता है ना सर, ठीक है। बीच में एक दिन किसी को सपना आया, बोले गाँव में यहाँ 1 लाख टन सोना है सर, ठीक है। तो देन ताम-झाम लेके हमारी सरकारी मशीनरी, है ना? यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। देखो साइंटिफिक टेम्पर अब हमारे संविधान में लिखा गया है सर, समथिंग, है ना? गेटिंग पॉइंट, फावड़ा, जेसीबी और सब लोग पहुँच गया सर, ठीक है। और 1 हफ्ते तक, महीने भर तक वी विल सी कि उसके ऊपर रिसर्च हुआ और जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इसरो को बुला दिया, बोले तुम सैटेलाइट मैपिंग, रिमोट सेंसिंग का कुछ सहारा लो, कुछ मिल रहा है सैटेलाइट के डेटा से, है ना? ज़मीन के अंदर से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और मशीन से आ गए सर, ओके। और भाई साहब क्या से क्या किया, गाँव में ताम-झाम लेके लोग रह गए सर। व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द विलेज? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट इट वाज़ दिस विलेज इन यूपी, है ना? उत्तर प्रदेश में एक घटना बनी थी सर, ठीक है। और फिर कुछ मिला नहीं सर। ये ऐसी चीज़ बीच में किसी ने की थी आई गेस इन साउदर्न पार्ट समवेयर इन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देयर वाज़ दिस गाय, इसको रात को सपना आया, बोले यहाँ हाईवे चल रहा है, हाईवे के भी हाईवे खोद दिया सर। बोले यहाँ नीचे कुछ है खजाना। अरे भाई तुम समझे नहीं समझे, थोड़ी दवाई-ववाई कराओ दिमाग की। हाईवे खोद दिया सर, ओके। और मतलब है ना पूरा ताम-झाम सर, है ना, कौन हु विल पे फॉर दैट सर, ओके। और हमारी सरकारों को भी मजा आती है इसमें सर, ओके। द गवर्नमेंट्स एन्जॉय दिस पार्ट क्योंकि वो उसको पब्लिक को इसमें डालते रहेंगे तो क्या पब्लिक कोई क्वेश्चन ना करे उन्हें, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। सो द पीपल इवेंचुअली विल नॉट, है ना, दे विल बी फॉरगेटिंग अबाउट द कोर इश्यूज, बोले इसमें खुदाई-वुदाई में डालते रहो, थोड़ा उनको बोलते रहो देखो निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा सर, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो मेगालिथ की आपको 2 प्रकार की कहानी आपको देखने को मिलती है एंड वी विल फाइंड कि इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी सर, गेटिंग पॉइंट, समझे? और हमें इसकी कंक्लूजन या इसकी वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए सर, है ना, समझे? नॉर्मली कुछ-कुछ जगह ऐसी है, नॉर्मली तो सिंगल बरियल ही मिले थे सर, ओके। बट माइट बी अ पॉसिबिलिटी के बाजू-बाजू में 2-2 बरियल्स कुछ प्लेसेस के ऊपर मिले हो, बट दैट वाज़ एक्सेप्शन, ओके, समझे? तो एक ये भी खासियत के अंदर से हमें पता होना चाहिए। बाकी तो वी विल सी नॉन बरियल्स मेगालिथ आपको मिलते हैं, मेगालिथिक्स व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद द बरियल्स, ओके। सो सम ऑफ देम कंसाइड ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द लास्ट ज़ोन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ओके। सो दे आर रिलेटेड टू द मेगालिथिक ट्रेडिशंस बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस इज़ नॉट क्लियर, है ना, समझे? तो ये करने के लिए करते होंगे या क्यों नहीं करते थे और वहाँ पे क्यों किसी को दफनाया नहीं गया, तो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है सर, है ना? दैट इज़ ऑलवेज़ ओपन एंडेड एज़ वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, आपको ये पॉट होल देखने को मिला, दिख रहा है आपको सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये पॉट होल के अंदर से वी विल कम टू नो कि इन्होंने अगर आप समझने की कोशिश करिए कि बरियल को लागू करने के लिए यूज़ किया होगा क्योंकि ऊपर का पोर्शन तो कवर हो जाता होगा सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि ये ऊपर का पोर्शन कवर हो जाता होगा, ऊपर तो स्लैब आ जाता है सर, ठीक है? तो बोले किसी को जाना है तो क्या करेंगे? इनफैक्ट देयर आर जॉइंट बरियल्स, है ना, समझे? जॉइंट बरियल्स कैसे मिले हैं? इनाम गाँव के अंदर से ही मिला है और कोई जगह से भी मिला है, जहाँ एक बॉडी है, उसको कुछ सालों के बाद एक बाजू में दूसरा स्केलेटन भी रखा गया है सर, ठीक है ना? इनाम गाँव से मिला है मोस्ट प्रोबब्ली। वहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सिंगल फैमिली मेंबर्स, ओके ना, समझे? सिंगल फैमिली मेंबर्स बरीड अक्रॉस अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, ओके ना, समझे? कि भाई फादर सन हो गए या फैमिली के कोई मेंबर होगा कि जिसमें वी विल सी दैट जॉइंट फैमिली के बरियल्स है, बट ये पॉट होल के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। पॉट होल का मतलब है कि वो जो होल है क्योंकि ऊपर तो स्टोन आ जाता होगा तो पॉट होल के अंदर से ही डाल देते होंगे सर, है ना, समझे? ये पॉट होल आजकल बोट्स में यूज़ होता है सर, है ना? आपने देखे होंगे जहाज़ों के अंदर कमर्शियल बोट्स में, तो उसमें इस प्रकार की कहानी आपको मिलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे? तो दिस आर द पॉट होल्स। ये एनसीईआरटी में भी शायद तक ये पॉट होल की कहानी दी गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलेगा कि देयर इज़ वैरायटी, है ना, समझे कि नहीं समझे? ये इनको सिंगल कल्चर के रूप में इसके लिए नहीं कंसीडर कर सकते हैं। इनकी टॉम्ब की टाइप्स भी अलग है, इनका टाइम ज़ोन भी अलग है, इनकी जियोलॉजिकल कंडीशंस भी अलग है सर, ठीक है ना, समझे? एंड वी विल फाइंड कि ये जो बरियल स्टाइल्स है इसमें से कुछ-कुछ चैल्कोलिथिक पीरियड से चल रही थी, कुछ-कुछ लेटर पीरियड के अंदर से निकल के आई थी सर, है ना, समझे? सो सम ऑफ द बरियल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द नियोलिथिक चैल्कोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे? एंड सम ऑफ देम वर एक्चुअली पार्ट ऑफ वी कैन से द लेटर स्टेजेस, ओके ना, समझे? तो जैसे सार्कोफेगस मैंने वो कॉफिन शेप बरियल की बात की सर, ठीक है ना, समझे? वो इनाम गाँव से निकल के आया था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस है। पर बरियल्स की अपनी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए मेगालिथिक बरियल्स के अंदर से कि क्या इसकी कहानी है, ये किस-किस प्रकार के कस्टम्स को दर्शाता है सर, ठीक है ना, समझे? तो यहाँ आगे लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर, ठीक है ना, समझे? कि इनकी शेप एंड साइज़ के हिसाब से इनकी बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चलता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। हमने आपको बताने की कोशिश की कि नॉर्मली नियोलिथिक चैल्कोलिथिक के जो बरियल्स थे वो विदिन द हैबिटेशंस थे। विदिन हैबिटेशन मतलब घर के आजू-बाजू में ही आपको मिलते हैं। ये गाँव के बाहर हुआ करते थे सर, ठीक है? तो मेगालिथिक बरियल्स आर इन अ सेपरेट एरिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दिस इज़ आल्सो शोज़ सम काइंड ऑफ अ सोशल ऑर्गनाइजेशन एज़ वेल, ओके ना, समझे? दिस आल्सो शोज़ सम काइंड ऑफ सिविक सेंस एज़ वेल, है ना, कि भाई गाँव के बाहर है। बाहर होने का मतलब क्यों है कि भाई यहाँ घर वाले रहते हैं। नॉर्मली पहले क्या था, घर के अंदर ही बरियल थे। इनाम गाँव में, जोरवे में तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि घर के आंगन में ही निपटा दिया सर, ठीक है ना? यहाँ पे सब गेटिंग पॉइंट, ओके। बट हियर यू विल नॉट फाइंड द सेम थिंग सर, ओके ना, समझे? तो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस बहुत सारी है। ये फ्यूनररी प्रैक्टिसेस के अंदर भी वेरिएशंस आपको मिलता है सर, ठीक है? देयर आर ग्रेव्स कंटेनिंग मोर देन 1 पर्सन सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? ये फैमिली वॉल्स को दर्शाता है सर, ओके ना, समझे कि नहीं समझे? एंड वी विल फाइंड कि कुछ-कुछ जगह के ऊपर वी विल सी कि कोई ओपनिंग के साइंस नहीं है सर, ओके। तो हो सकता है कि इनकी साथ में मृत्यु हुई थी, कुछ-कुछ जगह के ऊपर रिचुअल सुसाइड हुए थे सर, ठीक है ना, समझे? या क्योंकि ऑब्वियस है कि सबकी साथ में मृत्यु होने की तो बहुत टफ हो जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट देयर आर पॉटहोल्स थ्रू व्हिच देयर आर एविडेंसेस एज़ वेल दैट द बॉडीज माइट बी प्लेस्ड लेटर स्टेजेस एज़ वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी किसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, तो देयर आर मोर फ्यूनररी साइट्स, ओके ना, समझे? सम हैव बीन मेमोरियल्स, ओके ना, कुछ-कुछ मेमोरियल्स के रूप में कहीं-कहीं पे फ्यूनरल प्रॉपर्टी दिया गया है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कम्युनिटी एफर्ट का प्रकार था क्योंकि इतने बड़े-बड़े पत्थर को इस तरह से अगर आप समझिए लगवाना कोई ईज़ी बात नहीं थी सर, है ना, समझे? तो सब गाँव वाले इकट्ठे होते होंगे सर, है ना, समझे? एंड दे यूज्ड टू प्रैक्टिस इट आउट, है ना, दे हैड सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी बिलीफ सिस्टम एज़ वेल सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बेसिकली ये भी कहानी है। जॉइंट बरियल्स में सुसाइड होने के चांसेस है, वो भी ओपन एंडेड है क्योंकि एक बंदा गुजर गया होगा, दूसरे को लग रहा होगा कि आघात लग गया कि अब ये नहीं रहे तो हम क्या करें सर, ठीक है? तो दे माइट हैव एक्चुअली गिवन अप देयर लाइफ एज़ वेल सर, ठीक है ना? माइट बी अ पॉसिबिलिटी एज़ वेल, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो थोड़ा प्रेम-वेम होगा, थोड़ा बहुत इमोशंस अटैच आपको मिल जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट। या हम लोग कह सकते हैं कि है ना, एक प्रकार की रिचुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको मानते होंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दे वर नॉट अ होमोजेनियस एंटिटी, इनके अंदर वेरिएशंस बहुत सारा आपको यहाँ से देखने को मिलता रहता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी फ्यूनरल प्रैक्टिसेस के अंदर बताया कि अर्न्स आपको बहुत सारे मिलेंगे सर, है ना, समझे? रेड पॉटरी के अंदर आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब अर्न बरियल थोड़ा अलग था, इट वाज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिट बरियल, हो ना, जो खड्डा में कर रहे थे सर, ओके। ये भी इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर
डिफरेंशिएशन को दर्शाता है सर, ओके ना, समझे? और इसी के ऊपर से अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर आज नहीं कर रहे हैं सर, ओके, क्योंकि कल इनके फीचर्स के ऊपर दिखाएंगे कि भाई इनकी बिलीफ सिस्टम क्या थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, एंड फाइनली कंक्लूड कर देंगे मेगालिथिक को भी सर, है ना, समझे? सती नहीं था, रिचुअल था सर, ठीक है ना, नेवर यूज द टर्म सती, द टर्म सती मीन्स द प्योर सर, है ना, समझे, एंड इट इज इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस, ओके, डोंट जनरलाइज थिंग्स, इट वाज अ रिचुअल प्रैक्टिस, ओके, समझे? हम बेसिकली उसको प्रैक्टिस के ऊपर मानते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुष के भी बरियल है और जॉइंट फैमिली के बरियल भी है, क्या बेसिकली पुरुष भी थोड़ी सती करते हैं, हाँ, समझे, रिचुअल सोसाइटी सोर्स सुपरस्टिशन, यस, अ काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम सर, ओके, इनके बिलीफ सिस्टम के साथ आपको दर्शाएंगे, समझ में आया? तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना? चलो, तो आज इतना रखते हैं, एंड मेगालिथिक एसोसिएटेड बिग रॉक स्ट्रक्चर और यूज ऑफ आयरन सर, ओके, रॉक स्ट्रक्चर्स अलोंग विद यूज ऑफ आयरन, समटाइम्स ओनली रॉक स्ट्रक्चर बट नो आयरन सर, मेगालिथिक एसोसिएटेड मोर देन बिग रॉक आयरन, है ना? देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, है ना, देयर आर अदर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू विलेज लाइफ, देयर इज अदर थिंग विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, है ना, द आयरन टेक्नोलॉजी, कल हम लोग आयरन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ओके, कि भाई आयरन स्मेल्टिंग इनको आता था, स्मेल्टिंग समझ में आ रहा है सर, ओके, कि लोहे को बेसिकली ओर में से निकाल के उसको पिघला के उसको आकार देना सर, ओके, तो वी नीड टू सी दिस पार्ट एज वेल ना, समझ? बेबीलोन इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर मेसोपोटामिया, लोअर मेसोपोटामिया के साथ शब्द यूज किया गया। चलिए सर, ओके, बाय बाय बाय, प्लीज टेक केयर।